एपिसोड 11 एक कॉल। दोस्तों, मैं ये स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप ये स्टोरी सबसे पहले सुनना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इसका एपिसोड सबसे पहले टेलीग्राम पर आता है तो दोस्तों उसके बाद यूट्यूब चैनल पर आता है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। अब रवि ने जिस लड़की को उस सड़क पर बचाया था वो उसके कॉलेज की न्यू स्टूडेंट थी। वो उसकी दोस्त भी बन गई। रवि को उससे लगाव हो गया था। रवि को पहली किससे ऐसा लगाव हुआ था? सच में मोनिका का। और ऐसा ही था कि रवि उससे अपना दिल लगा बैठा। जब कॉलेज खत्म हुआ तो रवि अपनी कॉलेज की कैंटीन में चला गया। उसके साथ निखिल भी था। दोनों कैंटीन में गए और अपने लिए बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। अकेले ही खाओगे? अपने दोस्त के लिए भी ऑर्डर करो, किसी मीठी से आवाज ने रवि को कहा और वो रवि और निखिल के साथ आकर बैठ गई। वो मोनिका ही थी। रवि ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो उसकी आवाज़ में ही खोसा गया। रवि ने देखा कि मोनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। रवि की आंखें तो मोनिका पर से हट ही नहीं रही थी। निखिल ने धीरे से रवि को मारा तो वो होश में आया। उसने मोनिका के लिए भी ऑर्डर दे दिया। वैसे हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, पर मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मोनिका ने कहा। रवि नाम है मेरा, रवि ने कहा। रवि अच्छा नाम है, मोनिका ने कहा। और फिर तीनों खाना खाने लगे। इतने में उस कैंटीन के बाहर एक कार आकर रुकी। वो कार बहुत ही महंगी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंटिक पीस थी। तभी उस कार में से एक लड़का और लड़की बाहर निकले। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। वो किसी अमीर परिवार से लग रही थी। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मालिनी थी, पर वो लड़का उस कॉलेज का नहीं था। जब वो कैंटीन में आए तो कोई टेबल खाली नहीं थी। तभी मालिनी की नज़र रवि की टेबल पर पड़ी। वो रवि के पास गई और बोली, इस टेबल को खाली करो, यहाँ पर मैं और अक्षत बैठेंगे। रवि और मोनिका ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाने लगे। अबे साले भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेबी की बात को इग्नोर कर रहा है? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? चुपचाप ये टेबल खाली करके यहाँ से चलते बनो, नहीं तो यहाँ से बिना पैरों के घर जाओगे, अक्षत रवि को कहा। रवि ने अभी भी उसकी बात पर की ध्यान नहीं दिया। इस बार अक्षत को रवि का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। उसने रवि की कॉलर पकड़ ली। रवि ने जब देखा कि अक्षत ने उसकी कॉलर पकड़ ली थी तो उसको भी गुस्सा आ गया। कॉलर छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा, रवि ने अक्षत को कहा। वरना क्या है? मुझे धमकी दे रहा है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, अक्षत ने कहा। रवि आगे कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मोनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको कुछ ना ही करने को कहा। रवि को मोनिका का छूना ऐसा लगा जैसे कोई कर्त रवि ने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मोनिका कहने पर उस टेबल से उठ गया। तीनों ने तब तक अपना खाना भी पूरा कर लिया था। तीनों ने अपना बिल पे किया और निकलने ही वाले थे कि इतने में रवि के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। रवि ने जब उसको उठाया तो रवि के चेहरे पर टेंशन आ गया। वो वहाँ से भागता हुआ चला गया। निखिल को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो कॉल किसका था। रवि के पास फ़ोन उसके पापा का आया था। उसके पापा ने जल्दी से उसको मिलने के लिए बुलाया था। रवि को लगा कोई टेंशन होगा, वरना रवि कभी भी मिलने नहीं जाता। रवि को फ़ोन पर एड्रेस मिल गया था। रवि जल्द ही एक आलीशान बंगले के आगे पहुंच गया। वो अग्निहोत्री परिवार का एक बंगला था जो सिर्फ जरूरी काम के लिए यूज़ होता था। रवि को समझ नहीं आया कि उसके पापा ने उसको वहां पर क्यों बुलाया था। रवि जल्दी ने उस बंगले पर पहुंच गया। वहां पर उसे एक रूम में ले जाया गया। वो रूम दिखने में किसी वीआईपी रूम जैसा था। सामने एक बड़ा से स्क्रीन लगा हुआ था। पास में टेबल पर खाना रखा हुआ था। रवि चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी तुम की लाइट्स बंद हो गई। रवि कुछ समझ पाता कि इतने में रूम में लगी बड़ी से स्क्रीन चालू हो गई। उसमें उसके पापा वीडियो कॉल पर थे। रवि ने इतने दिनों बाद अपने पापा को देखा था। रवि थोड़ा नर्वस भी था। तभी उसके पापा ने उससे कहा, कैसे हो रवि बेटा, इतने दिनों में तेरे पापा की एक बार भी याद नहीं आई। रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। रवि बहुत कुछ कहना चाहता था पर कुछ बोल ही नहीं पाया। पापा, आपने मुझे इस अचानक क्यों बुलाया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको मुझे बुलाना पड़ा? रवि ने वीडियो कॉल पर ही अपने पापा से कहा। रवि के पापा ने एक लंबी सांस ले और बोले, बेटा अब शायद तुझे मैं रोज देख पाऊंगा। रवि को अपने पापा की बात कुछ समझ नहीं आई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में उसके पापा बोले, मैं जानता हूं कि तुम अपना वादा पूरा करके ही वापस आओगे। तुम्हारा वादा अब पूरा होने वाला है। कल तुम्हारे छोटे भाई आलोक का 18 बर्थडे है, तो वादे के मुताबिक तुम्हारा वादा कल पूरा हो जाएगा। इसलिए कल तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी में तुम्हें अग्निहोत्री परिवार का वारिस बना दिया जाएगा। रवि ने जब ये सुना तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। आखिर 8 सालों के बाद वो अपने परिवार के पास वापस जाने वाला था। तभी रवि कुछ सोचकर थोड़ा दुखी भी ही गया। वो अब अपनी कॉलेज लाइफ और अपने दोस्तों ने वापस नहीं मिल पाएगा, उसको इस बात का दुख था। पापा, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, पर आप मुझे इस परिवार का वारिस नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैं अपनी इसी पहचान के साथ रहना चाहता हूं। मैं भले ही इस परिवार से जुड़ गया पर मैं रहूंगा अपनी उसी लाइफ में। मैं अब परिवार का बेटा बनकर ही रहूंगा, पर मेरी पहचान के बारे में किसको भी पता नहीं चला चाहिए। रवि ने अपनी बात अपने पापा से कही। रवि के पापा उसके इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो रवि को इस परिवार का पूरा जिम्मा देना चाहते थे, पर रवि ऐसा नहीं चाहता था। वो रवि को परिवार का वारिस बना चुके थे, इसलिए वो अब रवि पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि रवि को उसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दिया जाए, पर वो रवि को वापस उस गरीबों की ज़िंदगी में नहीं जीना देना चाहते थे।
ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम आज से ही तुम्हारे नए बंगले में रहोगे। इतना कहकर उन्होंने अपने आदमी को कुछ इशारा किया। उनके आदमी ने रवि को एक चाबी दी और एक लिमिटलेस डायमंड क्रेडिट कार्ड दिया। उस पर रवि का नाम लिखा था। रवि ने वो लिया और वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने रवि को रोककर एक और कार्ड दिया। वो बर्थडे पार्टी का कार्ड था। रवि वो सब लेकर अपनी हॉस्टल में आ गया। अब आगे क्या होगा, कैसे रवि अपनी जिंदगी को जिएगा, क्या होगा उस बर्थडे पार्टी में। एपिसोड 12 बैंक ब्लंडर। रवि अपने पापा से मिलकर वापस अपनी हॉस्टल आ गया था। रवि अब पहले से अलग वाला रवि था। वो अब एक बहुत अमीर आदमी था। रवि इस बात से खुश था कि उसने अपने पापा का वादा पूरा किया, पर उसे अपनी पुरानी पहचान खोने का भी डर था। वो अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। भले ही वो एक ड्राइवर था, पर वो उसकी 8 साल की पहचान थी। अपनी पहचान को ऐसे ही पीछे छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। रवि ने अब डिसाइड किया कि वो अपनी दोनों पहचान में रहेगा। रवि अपना कॉलेज भी वैसे ही नहीं रखना चाहता था जैसे पहले था। रवि को याद आया कि उसे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भी पता करने के लिए बैंक जाना था, साथ ही अपने बैंक अकाउंट को रीन्यू भी करवाना था। रवि अब सीधे सिटी बैंक पहुंचा। वो देश का सबसे बड़ा बैंक था। उस बैंक में सिर्फ उन्हीं लोगों का अकाउंट होता था जिनके खाते में कम से कम 100 करोड़ रुपए हो। रवि जब बैंक के अंदर पहुंचा तो उसका हुलिया पहले जैसे ही था। वो अपने पुराने कपड़ों में ही था। रवि को बैंक के गार्ड ने रोका तो नहीं, पर वो उससे घूर जरूर रहा था। रवि ने उसको नज़रअंदाज किया और सीधा रिसेप्शन पर चला गया। वहां पर उसने रिसेप्शनिस्ट ने बैंक मैनेजर के ऑफिस के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट को रवि को हुलिया देखकर उस पर शक हुआ, पर वो ऐसे ही किसको बैंक मैनेजर से मिलने नहीं दे सकती थी। तभी वहां पर एक जवान लड़की आई। उस लड़की को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कियारा मैडम, ये मैनेजर से मिलना चाहते हैं। उसने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा। कियारा बैंक की को मैनेजर थी। उसने रवि हुलिया देखा, फिर उसने रवि को इग्नोर कर हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, उदित सर अभी बिजी है, वो किसी से नहीं मिला सकते। रवि को उनका ये बर्ताव पसंद नहीं आया। वो मैनेजर से सच में मिलना चाहता था, पर कियारा उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। आप इस बैंक की को मैनेजर है तो आप ही कर दो मेरा काम, रवि ने कहा। कौन सा काम, कियारा ने कहा। मेरा बैंक अकाउंट रिन्यू करना है और मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन भी चेंज करना है, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर कियारा को एक पल के लिए शौक लगा, पर अगले ही पल वो हंसने लगी। क्या तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, शकल देखो अपनी, इस बैंक का सफाई वाला तुमसे ज्यादा कमाता है और तू अपना अकाउंट रिन्यू करना है, कियारा ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा। रवि को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा था। वो अब कियारा से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने कियारा को कहा, देखिए मैडम, मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आप मैनेजर को बुला कर लाओ। रवि की बात सुनकर कियारा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सर के पास टाइम नहीं है। रवि को अब और गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जेब से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और कियारा को दे दिया। जब कियारा ने क्रेडिट कार्ड देखा तो शॉक हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास ये कार्ड कैसे। अब उसको रवि चोर लगने लगा था। सिक्योरिटी, कियारा ने चिल्लाते हुए कहा। जब रवि ने कियारा के मुंह से ये सुना तो उसको कुछ समझ नहीं आया। तभी कुछ गार्ड वहां आ गए। इस चोर को पकड़ कर रखो, इसने हमारे किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया है और अब पिन चेंज करवाना चाहता है, कियारा ने कहा। रवि को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो कियारा के और बढ़ाने वाला था कि कुछ गार्ड ने उसको पकड़ लिया। रवि के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रवि अपनी पहचान छिपना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। कियारा ने पुलिस को भी फोन कर दिया। रवि को लगा अब तो कुछ नहीं हो सकता इस बैंक का। उसने भी अपनी पकड़ कम कर ली। कियारा वहां से रवि का क्रेडिट कार्ड लेकर मैनेजर उदित के केबिन में चली गई। इधर वो गार्ड रवि को बहुत सुना रहे थे। रवि ने उनकी बात कर कोई ध्यान नहीं दिया। वो रवि को बार बार चोर बोल रहे थे। रवि को अब और गुस्सा आने लगा था। जब कियारा मैनेजर की केबिन में गई तो मैनेजर आराम से अपनी सीट पर बैठा सो रहा था। सर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर एक चोर ने हमारे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया था और वो पिन चेंज करवाने के लिए यहाँ आया था, पर मैंने उसे पकड़ लिया, कियारा ने खुशी से कहा। उसको लगा इससे उसको प्रमोशन हो सकता है। जब मैनेजर ने उसकी बात सुनी तो वो अचानक से अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, कहाँ है वो क्रेडिट कार्ड। कियारा ने उदित को वो कार्ड दिया। जैसे ही मैनेजर ने उस कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा, उसको सांस आनी ही बंद हो गई। उसके माथे पर पसीने अपने लगे। कियारा उसको ऐसे देखकर डर गई। उसको समझ नहीं आया हुआ क्या, ये कार्ड कौन लेकर आया था और अभी कहाँ है वो, मैनेजर ने कियारा ने डरते हुए पूछा। वो भिखारी अभी बाहर ही है, गार्ड ने उसको पकड़ कर रखा है, कियारा ने कहा। कियारा को लगा उदित भी उसको सजा देगा, पर इतने में ही उसकी गाल पर एक जोर का थप्पड़ लग गया। मैनेजर ने कियारा का थप्पड़ लगाया था। कियारा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। मैनेजर ने कियारा का जवाब सुने बिना ही बाहर चला गया। कियारा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। जब मैनेजर बाहर आया तो गार्ड रवि को पकड़कर बाहर के ओर ले जा रहे थे। मैनेजर में जब देखा कि रवि को गार्ड बाहर ले जा रहे हैं तो उसको पसीना आने लगा। वो और ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि अगर आज रवि को कुछ भी हुआ तो शायद इस बैंक के लिए मुसीबत आ सकती थी। वहीं पर रुक जाओ और रवि सर को छोड़ दो, मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा। जब उन गार्ड्स और कियारा ने ये सुना कि बैंक मैनेजर रवि को सर बोल रहा है तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। मैनेजर गुस्से से आगे बढ़ा और गार्ड को थप्पड़ लगा दिया। एक बार बोल दिया, समझ नहीं आ रहा क्या, रवि सर को छोड़ दो अभी, मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा।
अब आगे क्या होगा जब कियारा और बाकी लोगों को रवि के बारे में पता चलेगा? क्या रवि उन सबको माफ कर देगा या सजा देगा? एपिसोड 13 माफी या सजा। जब कियारा ने बैंक मैनेजर को क्रेडिट कार्ड दिया तो उसकी जान हलक में आ गई। वो जब बाहर आया तो गार्ड रवि को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। मैनेजर ने गार्ड को थप्पड़ मारकर रवि को छोड़ने के लिए कहा। जब मैनेजर ने ऐसा कहा तो गार्ड और कियारा दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उदित रवि को सर क्यों कह रहा था। उदित अपने आप में सिटी का एक जाना माना नाम था। वो एक तरह से मैनेजर कम माफिया ज्यादा था। ये बात सबको पता थी। सिटी में उदित का राज चलता था, पर आज उदित एक भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी से डर रहा था और सर भी बोल रहा था। उनके लिए ये बात कुछ हजम नहीं हुई। जब सब लोग ये सोच रहे थे, इतने में उदित रवि के पैरों में गिरकर रोने लगा। उदित को रवि के बारे में सब पता था। वो रवि का बैंक अकाउंट देखता था। जब सब लोगों ने मैनेजर को रवि के पैरों में गिरा देखा तो सबके होश ही उड़ गए। किसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि सर, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हो, नहीं तो मैं खुद आपको अटेंड करने आता। सर, मेरे स्टाफ के गलतियों की सजा आप इस बैंक को मत देना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैनेजर ने रोते हुए रवि से कहा। रवि को समझ आ गया था कि उदित को उसके बारे में सब पता है। अब उसको लगा कहीं उदित उसकी पहचान किसको बता ना दे। अब रवि कियारा की तरफ देखने लगा। रवि को अपनी ओर देखता देख कियारा का गले का पानी ही सूख गया। उसको लगा अब तो उसकी नौकरी और उसकी जिंदगी दोनों खतरे में है। जब उदित जैसा बड़ा आदमी रवि के सामने भीख मांग रहा है, वो तो रवि के सामने एक चूहे के समान है। जब मैनेजर ने देखा कि रवि कियारा की तरफ देख रहा है तो उसको सब समझ आ गया। वो रवि के पैरों से उठा और कियारा को जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रवि सर को भिखारी और चोर बोलने की? आगे उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा था तो मुझसे मिलवाने के लिए मेरे ऑफिस में लेकर आना था, मैनेजर ने कियारा को एक और थप्पड़ मारते हुए कहा। सर, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। मैंने इनके हाथ में जब क्रेडिट कार्ड देखा और इनका हुलिया देखा तो मुझे लगा ये चोर है, कियारा ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन कर आया है वो बैंक में अपना अकाउंट नहीं रख सकता, रवि ने कहा। कियारा कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में बैंक के बाहर पुलिस की जीप आकर रुक गई। जब मैनेजर ने किया की ओर देखा तो उसको सब समझ आ गया कि ये कियारा का काम है। अब मैनेजर को लगा अगर ये मामला आगे बढ़ा तो उसके बैंक के लिए ये एक खतरा हो सकता था। जब पुलिस अधीक्षक बैंक में आए और चोर के बारे में पूछने लगे, किसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर कियारा कौन है? उन्होंने हमें बैंक में चोर की जानकारी दी थी, पुलिस अधीक्षक ने कहा। अपना नाम सुनकर कियारा और डर गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सर, कियारा को एक गलतफहमी हो गई थी। बैंक में कोई चोर नहीं आया था, वो हमारा एक कस्टमर ही था। कियारा यहाँ पर नहीं है, उसको कुछ पता नहीं था, मैनेजर ने बात को संभालते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? आप पुलिस का टाइम बर्बाद करेंगे। अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो आप फोन क्यों करते हो, पुलिस अधीक्षक ने कहा और वार्निंग देकर वहां से चले गए। जब पुलिस वहां से चली गई तो कियारा की जान में जान आई, पर वो अभी भी डरी हुई थी। उसको इस बात का डर था कि रवि एक अमीर बाप की औलाद है। उसको पता था कि अमीरों की औलाद ऐसी ही होती है। उसको लगा रवि उसको कोई बड़ी सजा जरूर देगा, पर रवि ऐसा नहीं था। वो बाकी अमीरों के बच्चों जैसा बिगड़ा हुआ नहीं था। उसने भी गरीबी को करीब से देखा था। वो सबकी बहुत इज्जत भी करता था। सर, आप हमें जो सजा दे वो दे सकते हैं, मैनेजर ने कहा। रवि अब कुछ सोचने लगा और उसने आगे कहा, मैनेजर, उसमें कियारा और आपकी कोई गलती नहीं है। शायद आपके बैंक में गरीबों के साथ ऐसा ही किया जाता है। आगे से ध्यान रखना कि किसके भी साथ ऐसा गलत व्यवहार न हो। जब कियारा ने रवि की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई। उसे रवि से इस तरह की बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब उसको अपने आप पर शर्म भी आने लगी थी कि उसने रवि के बारे में बहुत गलत सोच लिया था। अब उसके दिल में रवि के लिए इज्जत बढ़ गई थी। सर, लेकिन आप ये तो बता दो कि ये रवि सर कौन है, ताकि अगर अगली बार मुझसे कोई गलती ना हो, कियारा ने मैनेजर से पूछा। वो रवि के बारे में जानना चाहती थी। उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। ये कौन है, तुम जानती भी हो? ये मैनेजर इससे आगे कुछ कहने ही वाला था कि रवि ने उसे अपने इशारे से रोक लिया। तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, और आज यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में किसको भी पता नहीं चला चाहिए, रवि ने कहा। इसके बाद रवि ने मैनेजर को उसका खाता रिन्यू करने और क्रेडिट कार्ड पिन चेंज करने के लिए कहा। मैनेजर कार्ड लेकर अपनी ऑफिस में चले गए। जब रवि वहां पर खड़ा था तो कियारा बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी मैनेजर रवि का कार्ड लेकर आ गया। उसने रवि को कार्ड दिया और रवि अपना कार्ड लेकर वहां से चला गया। कियारा, आगे से ध्यान रखना, रवि सर को कोई तकलीफ ना हो। आज तो रवि से ने तुम्हारी नौकरी बचा ली, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैनेजर ने कियारा की कहा। जी सर, पर सर ये रवि तब कौन, और ये इतना कितना बड़ा आदमी था कि आप भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे, कियारा ने कहा। कियारा, तुम इतना समझ लो कि इस बैंक का मालिक भी रवि के सामने एक चपरासी जैसा है। मेरी तो उनके सामने कोई औकात ही नहीं है। मेरे जैसे लोगों को वो अपने यहाँ नौकर के जैसे रखते हैं, मैनेजर ने कहा। कियारा ने ये सब सुना तो वो शौक रह गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रवि इतना बड़ा आदमी था फिर भी एक सिंपल लाइफ क्यों जीता था। जब रवि अपना कार्ड लेकर बैंक से निकला तो उसको श्रेया का फोन आया। अब आगे क्या होगा? श्रेया ने रवि को फोन क्यों किया था? क्या होगा रवि के भाई की बर्थडे पार्टी में? अब रवि की लाइफ क्यों मोड़ लेगी?
एपिसोड 14 पार्टी इज अ ड्राइवर। जब रवि अपना कार्ड लेकर बैंक से निकला तभी उसके पास श्रेया का फोन आ गया। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि श्रेया उसे क्यों फोन कर रही थी। आज तो कॉलेज की छुट्टी थी। रवि ने श्रेया का फोन उठाया। रवि, क्या तुम कल फ्री हो? श्रेया ने कहा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया ऐसा क्यों पूछ रही थी। वो कल पार्टी में जाने वाला था, वो फ्री नहीं था, पर वो श्रेया को मना नहीं कर पाया। हाँ मैं फ्री हूं, पर क्यों? रवि ने कहा। राव, कल आलोक अग्निहोत्री की बर्थडे पार्टी है, हमें वहां पर जाना होगा, श्रेया ने कहा। जब रवि ने सुना तो वो थोड़ा डर गया। अगर वो श्रेया के साथ उसके ड्राइवर बनकर गया तो क्या होगा, और अगर श्रेया को उसकी असली पहचान के बारे में पता चला गया तो क्या होगा। रवि अब बहुत कंफ्यूज था, पर उसने श्रेया को हाँ बोल दिया। जब रवि अपनी हॉस्टल वापस आ रहा था तभी उसके पास एक और फोन आया। किसी अनजान नंबर से फोन आया था। रवि ने जब फोन पिक किया तो किसी भारी आवाज में एक आदमी बोला, रवि सर, मैं प्रेम कश्यप बोल रहा हूँ। रवि ने जब सुना कि प्रेम ने उसको फोन किया था तो रवि को कुछ समझ नहीं आया। आखिर प्रेम कश्यप ने इस वक्त उसको क्यों फोन किया था? हाँ बोलिए प्रेम, रवि ने कहा। सर दरअसल एक बात थी। प्रेम थोड़ा नर्वस होते हुए बोल रहा था। सर वो आपकी होटल में आलोक अग्निहोत्री की बर्थडे पार्टी का आयोजन करने लिए फ़ोन आया था, इसलिए मैंने आपसे बस पूछने लिए फ़ोन किया था, प्रेम ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा। जब रवि ने ये सुना तो वो भी शॉक हो गया। आलोक की बर्थडे पार्टी का आयोजन रवि की होटल में होने वाला था। रवि को डर रहे कि अगर किसको उसके होटल के मालिक होने के बारे में पता चलेगा तो उसके लिए मुसीबत हो सकती थी, पर वो प्रेम को मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है प्रेम, आप पार्टी को हमारी होटल में करवा सकते हो, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, उस होटल में किसको मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही उस होटल का मालिक हूँ, रवि ने कहा। प्रेम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रवि अपनी पहचान छिपान क्यों चाहता था, पर उसके पास रवि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने रवि को हाँ लगा और फ़ोन कट कर दिया। इधर रवि को अब टेंशन हो रही थी कि अगर पार्टी में किसने उसको उसकी असली पहचान में बुला लिया तो क्या होगा। वहां पर उसकी पहचान जानने वाले उसके परिवार वाले भी थे, वहां पर उसके बारे में ना जानने वाले भी थे। रवि को कुछ आज नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने सिक्योरिटी हेड को कुछ समझ दिया। उसके हेड ने ये सारी बात उस परिवार वालों को बता दी कि रवि की पहचान के बारे में किसको पता ना चले, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद रवि कॉलेज आ गया। आज कॉलेज की छुट्टी थी पर उसकी क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। रवि जब अपनी कॉलेज आया तो वहां पर इसी बात की चर्चा चला रही थी कि आलोक अग्निहोत्री की बर्थडे पार्टी में पूरा जेट ब्लू होटल बुक किया गया है। उसकी बर्थडे पार्टी का कार्ड बहुत ही रेयर था, हर कोई आलोक की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता था। इसके बाद रवि जाकर अपनी सीट पर बैठे गया। उसके पास वाली सीट पर निखिल बैठा था, वो अगली सीट पर मोनिका। रवि ने जब मोनिका को देखा तो पता नहीं उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। रवि के साथ ऐसा हर बार हो रहा था। मोनिका ने जब रवि को अपनी तरफ इस घूरते हुए देखा तो वो भी थोड़ी शर्म गई। रवि तुझे पता है कल आलोक अग्निहोत्री का बर्थडे है और जैक ब्लू में एक बड़ी से पार्टी है, निखिल ने रविका को कहा। रवि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। यार अगर हमारे पास भी उस पार्टी का कार्ड होता तो मजा ही आ जाता। इतने में मोनिका ने भी रवि को देखते हुए कहा। मोनिका ने जब ये कहा तो वो बहुत ही खुश लग रही थी। वो पार्टी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, पर उसके पास कार्ड भी नहीं था, इसलिए को थोड़ी उदास भी थी। रवि ने जब मोनिका को उदास देखा तो वो भी थोड़ा दुखी हो गया। तभी उसे याद आया कि वो अपने दोस्तों को भी तो उस पार्टी में ले जा सकता था। वैसे भी अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने परिवार वालों को बता दिया था, अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। अगर मैं तुम दोनों को उस पार्टी में ले जाऊँ तो रवि ने थोड़ा जोर से कहा। जब रवि की बात मोनिका और निखिल ने सुनी तो दोनों एक पल के लिए तो खुश हो है, पर अगले ही पल दोनों उदास भी हो गए। मोनिका को भी पता चल गया था कि रवि एक ड्राइवर है, उसको इस पार्टी के कार्ड मिल नहीं सकते। जब क्लास के बाकी स्टूडेंट ने ये बात सुनी तो वो भी हंसने लगे। किसको इस बता का विश्वास नहीं ही रहा है कि रवि उस पार्टी के लिए कार्ड ले भी पाएगा। तभी आकाश भी वहां आ गया। उसने रवि की बात सुनाकर रवि का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है पार्टी का कार्ड लेने स्पॉन्सर लाने जितना आसान काम है? तू तो एक भिखारी सा ड्राइवर है, तुझे कौन देगा कार्ड? जब आकाश ने अपनी बात पूरी की तो सभी स्टूडेंट भी रवि का मजाक उड़ाने लगे। मोनिका ने जब ये सब सुना तो उसको भी बुरा लगा। उसे लग कि उसकी वजह से रवि का मजाक बन गया था। उसने रवि की ओर देखते हुए अपनी आंखों के इशारा से रवि को सॉरी कहा, पर रवि के चेहरे पर को भाव नहीं था। इस लगा रहा था कि मानो रवि को आकाश की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। रवि ने मोनिका और निखिल को शांत करते हुए आकाश से कहा, आकाश तुझे पिछली बार क्या हुआ था याद नहीं है, और इस बार भी तू मुझे चैलेंज कर रहा है। जब रवि ने ये बात कही तो आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब वो रवि से कोई बहस नहीं करना चाहता था, पर उसने रवि से कहा, तुझे क्या लगता है तुझे इस बार पार्टी के कार्ड मिलेंगे? इतना कहा और आकाश ने अपनी जेब से उस पार्टी का कार्ड निकाल लिया। आकाश के लिए ये पार्टी का कार्ड उसके पापा लेकर आए थे। उसके पापा को भी ये बड़ी मुश्किल से एक ही मिला था, वो भी उन्होंने आकाश को दे दिया। आकाश को लग रहा था कि अगर उसके पापा को ये कार्ड मिलने में इतनी मुश्किल हुई थी तो रवि मिलना तो इम्पॉसिबल था, और वो तो अपने दोस्तों के लिए भी कार्ड की बात कह रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या रवि अपने दोस्तों के लिए पार्टी कार्ड ले आएगा? क्या रिएक्शन होगा सबका जब रवि सबको अपना पार्टी कार्ड दिखाएगा? एपिसोड 15 फॉर फ्रेंड्स।
जब आकाश ने रवि को अपना पार्टी का कार्ड निकाल कर दिखाया तो सब आकाश की ओर देखने लगे। सबको लग शायद आकाश उनको पार्टी का में ले जा सकता था, पर आकाश को तो बड़ी मुश्किल से एक कार्ड ही मिला था। जब मोनिका ने आकाश के पास कार्ड देखा तो वो थोड़ी उदास हो गई। रवि ने जब मोनिका को उदास देखा तो पता नहीं उसको भी ऐसा लगा जैसे उसको भी दर्द हुआ था। रवि से अब रहा नहीं गया। मोनिका तुम इतनी उदास क्यों हो? रवि ने इतना कहा और अपनी जेब से पार्टी का कार्ड निकाल कर हवा में मोनिका के सामने ले आया। मोनिका ने जब रवि के हाथ में वो कार्ड देखा तो वो तो खुशी से झूम उठी। जब क्लास के बाकी बच्चों ने रवि के पास कार्ड देखा तो उनकी आंखें तो खुली के खुली रह गईं। जब रवि ने देखा कि सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देख रहे थे तो रवि ने वो कार्ड मोनिका को दे दिया और बोला, ये कार्ड तुम रखो, लेकिन अपना उदास चेहरा मत बनाओ। मोनिका ने देखा कि रवि ने उसको कार्ड दे दिया था, इसलिए वो बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसने कार्ड वापस रवि को दे दिया और बोली, ये कार्ड तुम्हारा है, मैं इसे नहीं ले सकती। रवि ने देखा कि मोनिका कार्ड नहीं ले रही है तो उसने कहा, अरे इतनी से बात, मेरे पास और कार्ड है। रवि अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि अभी स्टूडेंट्स रवि की ओर देखने लगे। रवि ने देखा कि सभी स्टूडेंट उसकी तरफ ही देख रहे थे। सभी को लगा शायद रवि मजाक कर रहा है। रवि तुझे क्या लगता है कि तू हमें नकली कार्ड दिखाकर बेवकूफ़ बना सकता है? पार्टी कार्ड मिलना कितना मुश्किल है, तुझे पता भी है, आकाश ने कहा। रवि ने आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आकाश ने रवि के हाथ से वो कार्ड लिया और अपने कार्ड से मिलाने लगा। आकाश को अब पसीने आने लगे। वो कार्ड एक दिन सही था। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि जिस कार्ड को उसके पापा ने इतनी मेहनत की वो कार्ड रवि को इतनी आसानी से मिल गया था। आकाश को लगा रवि ने ये कार्ड चोरी किया है। तुझे क्या लगता है कि तू हमें इतनी आसानी बेवकूफ़ बना सकता है? ये कार्ड चोरी का है, आकाश ने कहा। रवि ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। आकाश उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रवि ने कहा। क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी के पास ये कार्ड हो है नहीं सकता। ये कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता भी है। ये कार्ड आलोक अग्निहोत्री के बर्थडे पार्टी का है। तुम जैसे भिखारी को वहाँ काम भी नहीं रखा जाता, आकाश ने कहा। रवि को अब गुस्सा आने लगा। रवि को उसकी इस बात का कोई जवाब देने की जरूरत तो नहीं थी, पर रवि को लगा आकाश ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम क्या करोगे अगर मैं इसे ही 2 और कार्ड लेकर आ जाओ, एक मोनिका के लिए और एक निखिल के लिए? रवि ने कहा। जब आकाश ने उसकी बात सुनी तो वो भी डर गया। उसे लगा अगर रवि से इस बात के लिए चैलेंज किया तो उसकी वही हाल ही गया तो जो पिछली बार हुआ था। आकाश ने कुछ नहीं कहा। जब मोनिका और निखिल ने रवि की बात सुनी तो वो भी खुश हो गए। उन्हें लगा अगर रवि अपने लिए कार्ड ला सकता था तो उनके लिए भी ला सकता था। अब पूरी क्लास रवि को ही देख रही थी। क्या तुम सच में और कार्ड ला सकते हो? मोनिका ने कहा। हाँ क्यों नहीं, जरूर ला सकता हूँ। आखिर पार्टी का असली मजा तो दोस्तों के साथ ही तो आता है, रवि ने कहा। रवि का इतना कहना ही था कि सभी स्टूडेंट उसके पास आकर बैठ गए। रवि ने उन सबको इग्नोर किया और क्लास से बाहर आ गया। उसके पीछे मोनिका और निखिल भी आ गए। निखिल और मोनिका को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि रवि के पास वो कार्ड कहाँ से आया, और रवि तो उनके लिए कार्ड लाने की बात कर रहा था। इसके बाद रवि और वो दोनों कॉलेज कैंटीन में आ गए। आज कैंटीन में इतनी भीड़ नहीं थी। तीनों अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। जब तीनों खाना खा रहे थे तभी वहां पर फिर से वही कार आकर रुकी। उसमें मालिनी और अक्षत थे। ये वही थे जिन्होंने रवि को पिछली बार टेबल से उठने के लिए कहा था। रवि ने उन दोनों को इग्नोर किया और अपना खाना खत्म करके वहां से जाने लगा। जब वो जा ही रहा था कि इतने में उसके सामने मालिनी जानबूझकर टकरा गई। मालिनी की हाथ में एक सूप का कप था, वो अक्षत के ऊपर गिर गया। जब अक्षत ने देखा कि उसके ऊपर रवि की वजह से सूप गिर गया था, उसके पूरे कपड़े भी खराब हो गए थे। मालिनी ने जानबूझकर ये किया था ताकि वो रवि की अक्षत से पिटवा दे। वो रवि से उसे इग्नोर करने का बदला लेना चाहती थी। अबे ओ भिखारी, ये क्या किया तूने? तुझे पता भी है ये शर्ट कितने का है? तुम जैसे लोगों के बस में नहीं है ऐसा शर्ट लेना, और तूने मेरा शर्ट खराब कर दिया। अब ये शर्ट को तू ही साफ करेगा, अक्षत ने कहा। रवि ने जब ये सुना तो उसमें अक्षत की बात को इग्नोर किया। अक्षत को गुस्सा आ गया। उसने रवि को फिर से धमकी देते हुए कहा, आज तू यहाँ से मेरा शर्ट साफ किए बिना नहीं जा सकता। अगर तुझे और तेरे दोस्तों को यहाँ से जाना है तो अभी के अभी ये शर्ट साफ कर। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षत किस बात पर इतना गुस्सा कर रहा था। इसमें रवि की कोई गलती भी नहीं थी। और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम क्या कर लोगे? रवि ने कहा। तुम्हें पता भी है अक्षत कौन है? वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, समझे? मालिनी ने अक्षत को मक्खन लगाते हुए कहा। कौन है? रवि ने कहा। ये प्रेम कश्यप का बेटा है, मालिनी ने कहा। जब रवि ने मालिनी की बात सुनी तो वो जोर से हंसने लगा। अक्षत और मालिनी को कुछ समझ नहीं आता कि रवि हंस क्यों रहा था। कहीं प्रेम कश्यप का नाम सुनकर पागल तो नहीं हो गया? अब आगे क्या होगा जब प्रेम कश्यप को पता चलेगा उसका बेटे ने रवि से पंगा ले लिया था? क्या होगा जब अक्षत को रवि के बारे में पता चलेगा? एपिसोड 16, अक्षत की माफी। जब मालिनी ने रवि को बताया कि अक्षत प्रेम कश्यप का बेटा है तो रवि को हंसी आ गई। मालिनी और अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि रवि हंस क्यों रहा था। कहीं वो प्रेम कश्यप का नाम सुनकर डर तो नहीं गया था? तुझे इतनी हंसी किस बात की आ रही है? तुझे पता भी है मेरे एक इशारे पर तुझे गायब करवा दूंगा, अक्षत ने कहा। रवि को उसकी बात सुनकर फिर से हंसी आ गई। रवि कैंटीन में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसको उसके और प्रेम के बारे में पता चले।
देखो, मैं इस कैंटीन में कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता, इसलिए इस छोटी से बात के लिए इतना ओवरहाइप मत बनो, रवि ने कहा। क्या मतलब इतनी छोटी से बात है? तुझे पता भी है इस शर्ट की कीमत क्या है? तुझ जैसे भिखारी को क्या ही पता होगा, अक्षत ने कहा। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षत से कैसे डील करे। उसके दोस्त भी वही थे। जब अक्षत ने देखा कि रवि अब टेंशन में है, उसको लगा रवि डर गया है। अब तो तुझे मेरे पैरों में गिरकर माफी भी मांगनी पड़ेगी, अक्षत ने कहा। अब रवि को लगा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो अक्षत को कुछ कहने ही वाला था कि इतने में कैंटीन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। जब रवि ने उसको देखा तो वो मन ही मन में हंसने लगा। वो आरती ही थी, प्रेम के बेटी। दरअसल अक्षत और मालिनी कैंटीन में आरती के लिए खाना लेने के लिए ही आए थे। जब इतनी देर में कोई खाना लेकर नहीं आया तो वो अंदर आ गई। दीदी, आप क्यों आए यहाँ पर? मैं खाना लेकर आ रहा था। ये तो बस इस भिखारी के वजह से मेरे शर्ट खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, अक्षत ने कहा। जब आरती ने रवि की ओर देखा तो रवि का चेहरा उसकी ओर नहीं था। जब रवि ने अपना चेहरा आरती की ओर किया तो आरती की तो हालत ही खराब हो गई। उसको लगा उसने कोई भूत देख लिया हो। उसको लगा कि उसके भाई ने भी वही गलती की थी जो उसने की थी। अक्षत, तुम्हें बात करने की कोई तमीज है या नहीं? किसको तुम भिखारी नहीं बोल सकते? अभी के अभी इनसे माफी मांगो, आरती ने कहा। जब अक्षत ने ये सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आया कि उसकी दीदी ने ऐसा क्यों कहा था। वो तो कभी ऐसी नहीं थी, उनका तो अपना एटीट्यूड था, वो कभी किसको इस बात नहीं करती थी। दूसरी ओर जब निखिल और मोनिका ने ये सुना कि आरती अक्षत को रवि से माफी मांगने के लिए कह रही है तो उनको भी अजीब लगा। पिछली बार जब होटल जैक ब्लू में रवि और आरती की बीच अनबन हुई थी तब आरती रवि पर बहुत गुस्सा थी, पर आज अचानक क्या हुआ कि आरती ये सब कर रही है? इतने में कैंटीन में एक जोर की आवाज गूंजी। आरती ने अक्षत को चांटा मार दिया। तुझे एक बार जो बोला समझ नहीं आया कि इनसे माफी मांगो, आरती ने कहा। अक्षत को आरती के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसको लगा उसकी दीदी पागल तो नहीं हो गई थी, पर उसके पास आरती की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। सॉरी रवि, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अक्षत ने कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो इस मामले को और आगे नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रवि के जाने के बाद मालिनी और दोनों भाई बहन अपना खाना लेकर वहां से चले गए। कार में बैठे अक्षत आरती से कुछ पूछना चाहता था। दीदी, अपने ये क्या किया? अपने उस भिखारी से माफी मांगने को कहा, अक्षत ने कहा। जब अक्षत ने ये कहा तो आरती का चेहरा फिर से लाला हो गया। वो फिर से अक्षत को गुस्से से घूरने लगी। वो अक्षत को रवि के बारे में बताना चाहती थी ताकि अक्षत आगे से ऐसा कुछ ना करे, पर मालिनी वहां पर बैठी थी। आरती को लगा ये सही टाइम नहीं है कुछ भी बताने का। तुम बस इतना जान लो कि आगे से रवि को कभी भी कुछ मत बोलना, नहीं तो कोई और मुसीबत आ जाएगी। जब आरती ये बोल रही थी तो उसके दिमाग में वही चल रहा था जो उसके साथ हुआ था। अक्षत ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे पता था उसकी बहन बिना कुछ रीजन ऐसा कुछ नहीं करेगी। हो ना हो इसमें उसकी बहन का कोई और मोटिव हो। वही मालिनी अभी भी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई बहन को हो क्या गया था। जब रवि, मोनिका और निखिल कैंटीन से निकले तो मोनिका ने फिर से उसे पार्टी कार्ड की बात कही। मोनिका को कहीं ना कहीं अब रवि पर भरोसा था कि अगर वो अपने लिए कार्ड ला सकता था तो उनके लिए भी ला सकता था। रवि ने मोनिका को वादा किया कि वो सभी कल पार्टी में शामिल होंगे और उनके कार्ड उनको मिल जाएंगे। इसके बाद रवि और निखिल हॉस्टल आ गए। अगली सुबह रवि ने सबसे पहले अपने सिक्योरिटी हेड को फ़ोन करके आलोक की बर्थडे पार्टी के 2 कार्ड अरेंज करने को कहा। फिर रवि जल्दी से तैयार हो गया। उसने निखिल को भी तैयार होने के लिए बोल दिया था। हालांकि रवि के पास मोनिका का नंबर तो नहीं था, पर रवि ने उसको श्रेया के घर आने का बोल दिया था। रवि और निखिल गाड़ी में बैठकर श्रेया के घर की ओर चल गए। आज पार्टी का ही दिन था। बेंगलुरु में आलोक की बर्थडे पार्टी के लिए खूब रोमांस था। हो भी क्यों ना, आखिर वो अग्निहोत्री परिवार का बेटा जो था। जब रवि श्रेया के घर पहुंचा तो उससे पहले ही रवि का सिक्योरिटी हेड ने कार्ड को रवि तक पहुंचा दिया था। मोनिका भी वही थी। रवि ने सबको गाड़ी में सवार किया और होटल जैक ब्लू की ओर निकल गए। जब रवि और बाकी सब जैक ब्लू होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल को इतना अच्छे से सजा रखा था कि देखने वाले तो देखते ही रह गए। रवि और बाकी सब उस होटल में पहुंच गए। तभी रवि के नज़र वहां पर खड़े आकाश पर पड़ी। आकाश ने जब रवि और उसके दोस्तों को वहां पर देखा तो वो भी शॉक हो गया था। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि उसके दोस्तों के लिए भी कार्ड का इंतजाम कर सकता था। तभी आकाश को के दिमाग एक आइडिया आया। अब वो रवि की इस पूरी पार्टी के सामने बदनाम करने की कोई तरकीब सोच रहा था। अब आगे क्या होगा, इस पार्टी में क्या करेगा आकाश? अब क्या होगा जब वो पाने भाई से मिलेगा? एपिसोड 17 पार्टी में हंगामा। जब रवि और उसके दोस्त पार्टी में पहुंचे तो आकाश उनको वहां देखकर हैरान हो गया। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि रवि अपने दोस्तों के लिए भी इस पार्टी का कार्ड लेकर आ सकता था। वो अब रवि के साथ इस पार्टी में कुछ ऐसा करने का सोच रहा था कि उससे रवि की बेइज्जती हो। रवि ने जब पार्टी का माहौल देखा तो देखता ही रह गया। उसके भाई के आज बर्थडे पार्टी थी। हालांकि रवि के सभी जानने वाले पहले ही बता दिया गया कि रवि की पहचान को छिपाकर रखा जाना चाहिए, पर परिवार के लोग रवि से मिलना चाहते थे। इस बहाने वो रवि से अपनी नज़दीकियां बढ़ाना चाहते थे ताकि आगे चलकर रवि उनके काम आ सके। इधर पार्टी में सभी लोग आ चुके थे। पार्टी को माहौल बहुत अच्छा था। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आलोक अभी तक पार्टी में आया नहीं था। सभी उसका ही इंतजार कर रहे थे।
जब रवि पार्टी एंजॉय कर रहे था तभी उसकी नज़र किससे टकराए। रवि ने उसको देखा तो उसको लगा कि अब शायद पार्टी में हंगामा हो सकता था, इसलिए वो उससे थोड़ा अपना चेहरा छिपाने लगा। आकाश ने उसको ऐसा करते देख लिया था। रवि जिससे अपना चेहरा छिपा रहा था वो और कोई नहीं वही महिला थी जिसने मोनिका और उसकी मां को सड़क पर परेशान किया था और बाद में रवि ने उनको बचा लिया था। जब आकाश ने देखा कि रवि और उस महिला के बीच में कुछ तो गड़बड़ है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब वो रवि को मजा चखा सकता था, वो भी सबके सामने। रवि अब उस महिला को भूल चुका था, वो अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो वहां के बार के पास गया और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की। जैसे ही रवि ड्रिंक लेकर आ रहा था इतने में भीड़ में से किसी ने रवि को धक्का दे दिया और वो ड्रिंक उस महिला पर जाकर गिर गई। जब रवि ने देखा कि उसने ड्रिंक उसी महिला पर गिरा दी थी जिससे वो बच रहा था तो उसको लगा अब इस पार्टी में जरूर हंगामा होगा। इधर आकाश बहुत खुश था, उसने ही रवि धक्का दिया था। अब तो वो बस रवि की इंसल्ट को एंजॉय करना चाहता था। तुम्हें दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या, उस महिला ने कहा। अभी तक उस महिला ने रवि को देखा नहीं था इसलिए उसने रवि को आराम से ये कहा था। महिला को पता था इस पार्टी में आने वाला हर आदमी एक अच्छे बैकग्राउंड से आता था, पर जैसे ही उस महिला ने रवि को देखा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको रवि से उस सड़क वाली बात का बदला लेना ही था, पर आज रवि ने उसकी पार्टी वाली ड्रेस भी खराब कर दी थी। अब वो रवि को किसी भी हाल में अपना बदला लेना चाहती थी। तुम यहाँ कैसे, तेरे जैसे भिखारी को अंदर किसने आने दिया, और तूने मेरी पार्टी ड्रेस भी खराब कर दी। अब देखना मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। तुम अभी के अभी ये ड्रिंक जो तुमने जमीन पर गिरा दी थी उसको चटोगे, उस महिला ने कहा। जैसे ही उसने ऐसा कहा पार्टी में खड़ा हर आदमी हैरान हो गया। आकाश की तो बहुत खुशी हो रही थी। रवि ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसको भी लगा कि ये औरत पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है। पार्टी में रवि के जितने भी परिवार वाले थे उनको भी अब उस महिला पर गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुम देख क्या रहे हो, मैंने जो कहा करो, उस महिला ने चिल्लाते हुए कहा। इतने में वहां पर जब पार्टी में हंगामा देखकर होटल का मैनेजर भी वहां आ गया था। उसने देखा कि रवि का किसी से झगड़ा हो गया था। मैनेजर को अब पसीने आने शुरू हो गए थे। ये वही मैनेजर था जो पिछली बार रवि से पंगा लिया था, तब प्रेम कश्यप ने उसकी जान बचा ली थी। देखिए मैडम, आप पार्टी में इसे हंगामा नहीं कर सकती, मेरी बात को समझो। आलोक सर अभी आने ही वाले हैं, हम इस मैटर को जरा साइड में जाकर सॉल्व कर सकते हैं, मैनेजर ने कहा। उस महिला ने जैसे ही मैनेजर की बात सुनी उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो आलोक के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। जब मैनेजर ने इस बात को कहा तब रवि को जान में जान आया। अब अगर वो पार्टी से दूर इस मैटर को सॉल्व करेंगे तो रवि को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसको अभी होटल के 2nd फ्लोर पर लेकर आओ, वही इस मैटर को सॉल्व करेंगे, उस महिला ने कहा। जब आकाश ने ये सुना तो वो और भी खुश हो गया। उसे लगा वो महिला अब जरूर रवि को उसके गुंडों से पिटवा देगी। 2nd फ्लोर पर रवि, मैनेजर और वो महिला आ गई थी। अब बोला तुम्हारा क्या करना है, उस दिन तो तुम्हारी जबान बहुत तेज चल रही थी, उस महिला ने कहा। देखो उस दिन जो भी हुआ उसमें गलती आपकी ही थी, रवि ने कहा। उस महिला ने जब ये सुना तो उसको और गुस्सा आ गया। रवि भला उससे इस कैसे बात कर सकता था। अब वो महिला रवि किसी भी हाल में इसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। एक भिखारी जैसे दिखने वाला लड़का उससे इस जबान लड़ा रहा था, उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। होटल के मालिक को बुलाओ, उस महिला ने कहा। जब मैनेजर और रवि ने ये बात सुनी तो उनके तो कान खड़े हो गए। रवि ही इस होटल का था और वो इस बारे में किसको बताना भी नहीं चाहता था। देखिए मैडम, सर अभी नहीं आ सकते, वो अभी बहुत बिजी है, मैनेजर ने बात को संभालते हुए कहा। वो मैं कुछ नहीं जानती, इस होटल के मालिक को बुलाओ अभी, इसे वक्त नहीं तो मैं इस पार्टी में जाकर सबको इस बारे में बता दूंगी, फिर इस होटल की कोई इज्जत नहीं रहेगी, उस महिला ने कहा। उसको बात सुनकर मैनेजर को पसीने आने लगे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बात को इतना आगे बढ़ते देख रवि अब सब कुछ बताना चाहता था। अब आगे क्या होगा, क्या रवि अपना सच उस महिला को बता देगा, कौन थी वो महिला, अब कैसे निकलेगा रवि इस मुसीबत से, अब पार्टी में आगे क्या होने वाला था। एपिसोड 18 फिर से पंगा। जब उस महिला ने मैनेजर को होटल के मालिक को बोलने के लिए कहा तो रवि को लगा अब शायद उसका सच सामने आ जाएगा। वो अब उस महिला को बता देना चाहता था कि वही इस होटल का मालिक का थी। वो आगे बढ़ा और कुछ बोलने ही वाला था कि इतने में किसी ने चिल्लाते हुए कहा, मधु तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों बिना फालतू इस पार्टी को बर्बाद करने पर तुली हुई हो। जब रवि और उस महिला जिसका नाम मधु था पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर प्रेम था, इसी होटल का पुराना मालिक। रवि ने उसे देखा तो उस कुछ समझ नहीं आया कि प्रेम इस महिला को कैसे जानता था, पर अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे पता था प्रेम इस मैटर को अच्छे से निपट लेगा। प्रेम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दिन सड़क पर किसने मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बात की, वो ये लड़का था और आज इसने पार्टी में मेरे ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा दी, इसलिए इसे सजा दे रही हूँ। जब तक ये मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांग लेता मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। मधु ने अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि इतने में प्रेम ने उसको खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया।
एक पल के लिए मधु को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम ने उसे थप्पड़ लगा दिया था। आज तक प्रेम ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो प्रेम के बीवी थी। प्रेम ने जब ये होटल रवि को दिया तो उसने मधु को ऐसा कहा था कि उसने होटल बेच दिया है। मधु को लगा इस होटल का मालिक प्रेम के सामने कुछ नहीं है। वो होटल के मालिक से बात करके रवि को अच्छे से सजा देती। उसे लगा प्रेम उसका इस बात में साथ देगा। इससे उलट प्रेम ने उसको थप्पड़ लगा दिया था, पर उसे ये नहीं समझ आया कि प्रेम ने ऐसा क्यों किया। मेरा मुंह क्या देख रही ही, रवि सर से अभी माफी मांगो, नहीं तो प्रेम ने आगे कुछ नहीं कहा। प्रेम की बात सुनकर मधु को बहुत बड़ा झटका लगा, मानो किसने उसकी इज्जत उससे छीन ली हो। उसको तो अभी तक समझ नहीं आया कि प्रेम इस क्यों कर रहा है। क्या वो पागल हो नहीं हो गया था। मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? रवि सर से माफी मांगो, वो भी उनके पैरों में गिरकर प्रेम से चिल्लाते हुए कहा। मधु अब डर गई थी, पर उसमें भी ईगो था। वो इसे ही किसी से प्रेम के कहने पर किसी से माफी तो नहीं मांग सकती थी, खास करके रवि से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता भी है प्रेम, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो, वो भी इससे? हरगिज नहीं, मुझे मरना कबूल है, पर मैं इससे माफी नहीं मांगने वाली, मधु ने कहा। मधु की ये बात सुनकर प्रेम का चेहरा तिलमिला उठा। कोई उसे मना कर उससे ये मंजूर नहीं था, और उसे अभी डर भी था कि कहीं रवि को गुस्सा ना आ जाए। मॉम डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? किसने पीछे से आवाज लगाई। वो आरती थी, वो भी पार्टी में आई थी। उसने अभी तक रवि को वहां पर नहीं देखा था। जब मधु ने अपनी बेटी को वहां पर देखा तो वो खुश हो गई। उसे लगा कोई तो उसके सपोर्ट में बोलने वाला मिला। बेटी तुम आ गई, देखो ना बेटी तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं इससे माफी मांगू। देखो इसने उस दिन सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी और आज पार्टी में मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दी, पर तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं इससे माफी मांगू। मधु ने आरती की ओर देखते हुए कहा। अपनी मां की बात सुनकर आरती को कुछ समझ नहीं आया कि मधु कहना क्या चाहते थी। उसके पापा ने कभी ऐसा नहीं किया था, पर आज वो उसकी मॉम को किसी से माफी मांगने को कह रहे थे। ये सब उसकी समझ के बाहर था। उसको पता था उसके पापा बिना किसी कारण के कुछ नहीं करते। अब वो उस आदमी को देखना चाहती थी जिससे उसके पापा डर रहे थे। जैसे ही उसने रवि को देखा तो उसको सब समझ आ गया। अब उसे भी डर लग रहा था। उसकी हालत गंभीर हो गई थी, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। जब मधु ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उसको भी टेंशन होने लगी। उसने अपनी बेटी के चेहरे पर पहली बार ऐसा टेंशन देखा था। क्या हुआ बेटी, तुम्हें क्या हुआ? कौन है ये जिससे तुम इतना डर रही हो? मधु ने कहा। अपनी मां की बात सुनकर आरती को होश आया। मॉम डैड ने जैसा कहा है वैसा ही करो, आरती ने कहा। क्या ये तुम कह रही हो बेटा? मधु ने कहा। हाँ, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? रवि से माफी मांगी मतलब माफी मांगो, आरती ने गुस्से से कहा। अपनी बेटी और पति के ऐसी बात सुनकर मधु को अब रवि पर शक होने लगा। उसे लग कि रवि का कुछ तो राज है जो आरती और प्रेम को पता है, नहीं तो वो दोनों ऐसे किसी से भी नहीं डरते। अब मधु के पास कोई चारा नहीं था। वो रवि के पास गई और उसके सामने जाकर बोली, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती ही गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या मुझे आप बता सकते ही कि आप कौन हो, ताकि आगे से ऐसे गलती ना हो। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मुझे उम्मीद है आपसे आगे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, रवि ने कहा। वो अब इस फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था। रवि ने इतना कहा और वापस पार्टी में चला गया। रवि के वहां से निकलते ही मधु प्रेम और आरती की ओर देखने लगी। वो प्रेम से रवि के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसे पता था प्रेम उसको कुछ नहीं बताएगा। मधु, मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो, पर अभी मैं रवि के बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक बार तेरी बेटी ने रवि से पंगा लिया था, इसलिए मुझे रवि को ये होटल गिफ्ट देनी पड़ी। अब अगर रवि को गुस्सा आ जाता तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाता। प्रेम ने मधु को उस दिन रवि और आरती के बीच में जो कुछ हुआ सब बता दिया। मधु को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसे नहीं पता था कि प्रेम ने ये होटल रवि को गिफ्ट दी थी। उसे तो लगा था कि प्रेम ने ये होटल बेची थी। अब मधु को समझ आने लगा था कि रवि कोई बहुत बड़ा आदमी था। इधर रवि जब पार्टी में वापस पहुंचा तो मोनिका और निखिल उसको लेकर बहुत चिंता में थे। जब रवि वापस आया तो उनकी जान में जान आई, पर उनको समझ नहीं आया कि रवि ने पूरा मामला हैंडल कैसे किया। जब आकाश ने रवि को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो उसे भी समझ नहीं आया कि रवि को कुछ हुआ क्या नहीं। क्या उस महिला के आदमियों ने रवि को ऐसे ही छोड़ दिया था? मधु भी पार्टी में वापस आ गई थी। वो रवि की ओर माफी की नजरों से देख रही थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अब रवि से अपने रिश्ते वापस पहले जैसे करना चाहती थी। तभी होटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से बहुत ने बॉडीगार्ड बाहर आए। उन्होंने वहां पर खड़े लोगों को दूर किया और रास्ता बनाने लगे। आखिर कौन आया था और वो सब कौन थे जो रास्ता बना रहे थे? अब आगे क्या होगा इस पार्टी में? एपिसोड 19 आलोक की एंट्री। जब रवि मधु और प्रेम के साथ डील करे आया तो निखिल, मोनिका और आकाश बहुत हैरान हुए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि रवि ने इतना बड़ा मैटर हैंडल कर दिया था। तभी होटल के गेट पर कुछ हलचल होने लगी। कुछ बॉडीगार्ड्स होटल में और वहां पर लोगों को हटाकर रास्ता बनाने लगे। सबकी नजर अब होटल के मेन गेट के तरफ थी। तभी वहां पर तेज आवाज करती हुए एक लाल रंग की फरारी होटल के दरवाजे पर आकर रुकी। दिखने में वो फरारी इतनी सुंदर थी कि देखने वाले को उससे प्यार ही हो जाए। ये बहुत ही महंगी कार थी। इसे अफोर्ड करना किसी के बस की बात नहीं थी। ये दुनिया को सबसे महंगी कारों में से एक है।
यार देख कितनी महंगी कार है ये, कहते हैं कि दुनिया में ये कार सिर्फ 50 ही है और उतनी ही महंगी भी है। यार इस कार पर तो मेरा दिल आ गया, भीड़ में खड़े एक रईस लड़के ने कहा। यार क्या बकवास कर रहा है, तुझे पता भी है ये कार की कीमत क्या है, तेरे जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दूसरे लड़के ने कहा। पूरी होटल के लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी, सबको जानना था कि आखिर इस कार का मालिक को है, आखिर कौन है ये यंग मिलियनर। इधर रवि एक कोने में शांति ने खड़ा ये सब देख रहा था, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आया है और इतनी महंगी गाड़ी किसकी थी। तभी कार का दरवाजा खुला, कार में से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया। उसने एक थ्री पीस सूट पहन रखा था, उम्र में ज्यादा नहीं था, तकरीबन 18 साल को नौजवान लड़का था वो आलोक अग्निहोत्री था। अग्निहोत्री परिवार का छोटा बेटा, अपने परिवार के नाम के तरह ही वो एकदम किसी देश के राजकुमार के जैसा लग रहा था। कुछ लड़कियां जो उस पार्टी ने आई थी वो अब बस आलोक को ही देख रही थी, वो इसे देख रही थी जैसे कोई भूखी शेरनी अपने शिकार को देखती है। यार देखना वो कितना हैंडसम है, ऐसा लग रहा है कि किसी देश का राजकुमार है, मैं तो इस राजकुमार की रानी बनने को तैयार हूँ, वहां खड़ी एक लड़की ने कहा। तुझे तो आलोक देखेगा भी नहीं, रानी की बात तो बहुत दूर की है, एक और लड़की ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूं, तुम देखना आलोक मुझे बहुत पसंद करेगा, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर बाकी लड़कियां भी हंसने लगी। हालांकि आलोक आगे में इतना बड़ा नहीं था, फिर भी वो एक यंग मैन जैसा लग रहा था। लड़कियां उसकी दीवानी थी, हर लड़की उसको चाहती थी, शायद वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। इस तरह सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें किए जा रहे थे। रवि अभी भी एक कोने में शांति से खड़ा था, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रवि ये सब पहले भी देख चुका था। आलोक को बहुत से बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था, सब उसके लिए रास्ता बना रहे थे। आलोक सच में बहुत ही हैंडसम था। आलोक ने बिना किसी की ओर ध्यान दिए सीधा अपने पर्सनल रूम में चला गया। रवि को कुछ समझ में नहीं आया कि आलोक सबको इग्नोर करके रूम में क्यों गया, उसको आलोक का ऐसा करना कुछ अजीब लगा। सर आपको आलोक सर ने बुलाया है, तभी रवि को किसी ने उसके पास आकर कहा। उसने इतने धीरे से कहा कि सिर्फ रवि को ही सुनाई दिया। रवि को अब तो और भी अजीब लग रहा था, आलोक उसे भला अब क्यों बुला रहा था, ऐसा क्या काम था कि आलोक रवि से अकेले में मिलना चाहता था। रवि वहां से बुना किसको पता चल वहां से आलोक के रूम की ओर चला गया। जब रवि आलोक के रूम में पहुंचा तो देखा कि रूम में आलोक के अलावा कोई नहीं था। आलोक ने जैसे ही रवि को देखा उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। आज दोनों भाई 6 साल बाद मिले थे। आलोक जल्दी से गया और रवि के गले लग गया। रवि ने जैसे ही अपने भाई को ऐसे गले मिलते हुए देखा तो उसको भी ऐसा लगा मानो राम और लक्ष्मण मिले हो। आलोक और रवि का रिश्ता ऐसा ही था। रवि आलोक से बहुत प्यार करता था। परिवार में दोनों भाई काम दोस्त के जैसे रहते थे। आलोक रवि के गले मिलते हुए रो रहा था। रवि ने आलोक को ऐसे रोते हुए देखा तो उसके आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों आलोक अभी भी रवि के गले लगा हुआ था। आलोक बहुत ही मासूम लग रहा था। रवि भी आलोक से बहुत प्यार करता था। जब रवि घर छोड़कर गया था तब आलोक ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो अपनी माँ से भी नाराज था। उसको अपनी माँ से नफरत थी कि उन्होंने रवि को घर से बाहर निकलवा दिया था। बस कर छोटे, अब क्या तू मुझे भी रुलाएगा? आज तो इतनी खुशी का दिन है और तू रो रहा है, बस भी कर, मैं अब तेरे साथ ही रहूंगा। रवि ने आलोक को अपने गले से दूर करते हुए कहा। सच्ची भैया, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगे? आलोक ने खुश होते हुए कहा। हाँ छोटे, अब देखना हम दोनों नहीं धूम मचा देंगे, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर आलोक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर बाद में वो उदास हो गया। रवि में उसका उदास चेहरा देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया, आखिर आलोक को कौन सी टेंशन थी। क्या हुआ आलोक, आज तो इतनी खुशी का दिन है, फिर भी तुम इतना उदास हो, क्या बात है छोटे? रवि ने कहा। बड़े भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपका गुनहगार हूं, आलोक ने कहा। आलोक की बात सुनकर रवि और भी कंफ्यूज हो गया, आखिर आलोक क्या बात कर रहा था। नहीं छोटे, तू किस बात का गुनहगार है, ऐसा मत बोल, रवि ने कहा। नहीं भैया, मैं आपका गुनहगार हूं, शायद मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से आपको 6 साल तक परिवार से दूर रहना पड़ा, आपको कितना दर्द हुआ होगा। परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, आलोक ने कहा। अपने भाई के ऐसी बात सुनकर रवि के आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने आप को इतना लकी मान रहा था कि उसे आलोक जैसा नहीं मिला। नहीं छोटे, अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से गया था और पापा का वादा मैं कभी नहीं तोड़ता, तुझे तो पता ही है, रवि ने कहा। पर फिर भी भैया, आलोक इससे आगे कुछ बोल पता। रवि ने उसे फिर से गले लगा लिया। बस कर अभी अपने आप दोष मत से, मैं तो लकी हूं कि मुझे तेरे जैसा भाई मिला, रवि ने कहा। दोनों भाई एक बार फिर गले मिलकर रोने लगे। ये ऐसा नज़ारा था कि जैसे राम और लक्ष्मण बरसों बाद मिले हो। सर आपके लिए फ़ोन आया है, रवि और आलोक के बीच की शांति को तोड़ते हुए आलोक के असिस्टेंट ने कहा। किसका फ़ोन है? आलोक ने कहा। आपके पापा का, असिस्टेंट ने कहा। अब आगे क्या होगा, क्या मोड़ लाएगा रवि और आलोक का मिलन? आखिर आलोक के पापा में क्यों किया था फ़ोन? एपिसोड 20 उत्तराधिकारी। जब रवि और आलोक आपस में मिले तो दोनों बहुत भावुक हो गए। दोनों भाई का प्यार राम और लक्ष्मण के जैसा था। रवि अपने आप को बहुत ही लकी मान रहा थी कि आलोक उसका भाई है। उसी टाइम रवि के पापा का फ़ोन आ गया। आलोक ने अपने असिस्टेंट से फ़ोन लिया और बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद आलोक वापस रवि के पास आ गया और फिर से उसको गले लगा लिया।
भैया मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरे बर्थडे के अलावा एक और खुशी की बात है, आलोक ने रवि से कहा। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि और क्या खुशी की बात है। अरे आज आपका वादा पूरा हुआ, आप अब फिर से अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा बन गए हो और साथ में अग्निहोत्री परिवार के उत्तराधिकारी भी, आलोक ने कहा। रवि आलोक की बात सुनकर हंस दिया। आलोक के चेहरे पर खुशी देखकर रवि को काफी अच्छा लग रहा था। आज इतने दिनों बाद दोनों भाई खुश थे, पर अचानक रवि कुछ सोचकर उदास हो गया। जब आलोक ने रवि को इस देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया। क्या रवि वापस आने से खुश नहीं था? क्या हुआ भैया, क्या आप खुश नहीं हैं? आलोक ने कहा। नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। पर रवि इससे आगे कुछ नहीं बोला। पर क्या भैया? आलोक ने कहा। आलोक तुझे तो पता ही है कि पापा ने मुझसे वादा क्यों लिया था, ताकि हम दोनों को उस परिवार के उत्तराधिकारी बनने का पूरा मौका मिल सके, इसलिए मुझे आते ही इस परिवार का उत्तराधिकारी बनाया जाना अच्छी बात नहीं है। रवि ने पूरी बात बताई। रवि की बात सुनकर आलोक ने रवि से अपना मुंह फेर लिया। वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। क्या हुआ आलोक, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? रवि ने कहा। क्या भैया आप फिर से मुझे नाराज कर रहे हो? आपके घर से जाने के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं जब तक आप जिंदा है तब तक अग्निहोत्री परिवार का वारिस नहीं बनूंगा, आलोक ने कहा। अपने छोटे भाई की बात सुनकर रवि को फिर से रोना आ गया। आज रवि अपने आप को सबसे लकी मान रहा था। रवि ने जो दर्द 6 साल में झेले थे वो आलोक ने एक बात से सही कर दिए। पर छोटे तुझे मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी, रवि ने कहा। क्या? मैं आपकी हर बात मानूंगा, आलोक ने कहा। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी पहले वाली जिंदगी में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए तुझे अब मेरा काम करने पड़ेगा, रवि ने कहा। आलोक को कुछ समझ नहीं आया कि रवि ऐसा क्यों कर रहा था, पर उसने रवि को ना करना सही नहीं लगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहो, पर पापा से आप ही बात करना, आलोक ने कहा। अरे उसकी टेंशन मत लो, मेरी पापा से इस बारे में बात ही चुकी है, रवि ने कहा। फिर रवि गेट की ओर मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा, पर कुछ सोचा और पीछे मुड़कर बोला, और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि मेरे बारे में किसको पता ना चले, ना ही इस पार्टी में। ये बोलकर रवि वहां से चला गया। इसके बाद रवि वापस पार्टी में आ गया। आलोक भी अब पार्टी में आ गया था। पार्टी में काफी माहौल बन चुका था, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। रवि वापस जाकर निखिल और मोनिका के पास चला गया। इधर आलोक का केक भी आ गया था, पर वो बार बार रवि की तरफ देख रहा था। रवि ने देखा कि आलोक उसकी ओर देख रहा था तो उसे लगा कि ये कहीं मेरा काम न बिगाड़ दे। आलोक भी रवि के बिना केक नहीं काटना चाहता था, पर वो कर भी क्या सकता था। पर आलोक ऐसे रवि के बिना बर्थडे नहीं मनाना चाहता था। वो रवि के साथ ही अपना केक काटना चाहता था, पर कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आइडिया आया। अरे रवि तू, आलोक ने कहा। जब आलोक ने रवि को बुलाया तो रवि को कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ा डर गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि आलोक उसे बुलाएगा, वो भी सबके सामने। अरे यार रवि, तू भी ना, हम दोनों दोस्त इतने सालों बाद मिले हैं और तूने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। यही है दोस्ती का फल, आलोक ने कहा। जब आलोक ने रवि से ऐसे बात की तो सब हैरान हो गए। जो परिवार वाले रवि को जानते थे उनको कोई हैरानी नहीं हुई, पर कुछ लोग जिनकी नज़रों में रवि एक फटीचर ही था उनको थोड़ा अजीब लगा। आखिर एक इतने बड़े परिवार का बेटा एक भिखारी जैसे आदमी का दोस्त कैसे? सब आपस में बातें बनाने लगे। कुछ लोग रवि को बुरा भला भी बोल रहे थे। जब आलोक ने रवि के बारे में लोगों को गलत बातें बोलते सुना तो उसको गुस्सा आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या आप सबको? क्या रवि मेरा दोस्त नहीं हो सकते? रवि मेरा स्कूल का दोस्त है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जब आलोक ने ऐसा कहा तो सब चुप हो गए। इधर जब निखिल और मोनिका ने सुना कि रवि और आलोक आपस में दोस्त हैं, उनको भाई हैरानी हुई। फिर उनको लगने लगा कि ये कार्ड शायद रवि आलोक से ही लाया था। इधर जब आकाश ने रवि और आलोक के दोस्ती के बारे में सुना तो उसकी हालत खराब हो गई। उसको अब लगा कि रवि ने अब तक जो कुछ भी हुआ था वो आलोक के मदद से किया था। स्पॉन्सर लाना, होटल से 2 बार बचना, पार्टी कार्ड लाना, पर उसको अभी कंफर्म नहीं था कि रवि और आलोक के बच्चे में कितनी गहरी दोस्ती है। इसके बाद रवि स्टेज पर आया और दोनों भाइयों ने केक काटा। पहले रवि ने आलोक को केक खिलाया, फिर आलोक ने रवि को। रवि के आंखों में खुशी के आंसू थे, वो आज बहुत खुश था। इसके बाद पार्टी काफी देर तक चली, सबने खूब मस्ती की। हालांकि आलोक उसी टाइम वहां से चल गया था, पर बाकी लोग अब भी एंजॉय कर रहे थे। रवि ने भी अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। तभी रवि को ऐसा लगा कि मानो कुछ तो वो भूल रहा है, कुछ तो मिसिंग था इस पार्टी में। पर क्या? तभी रवि के नज़र किसको खोजने लगी। श्रेया पार्टी में नहीं थी। रवि को समझ नहीं आया कि श्रेया बिना बताए कहाँ चली गई थी। रवि को अब टेंशन होने लगी, उसको श्रेया की चिंता होने लगे। तभी रवि के जहन में एक अजीब सी चिंता होने लगी। रवि को लगा कि कहीं राहुल अंकल ने फिर से कहीं श्रेया को किडनैप तो नहीं कर लिया। रवि को घबराहट होने लगी। अब आगे क्या होगा? श्रेया आखिर कहाँ थी? कहीं फिर से राहुल अंकल ने कुछ गलत तो नहीं किया या कोई और ही बात थी? एपिसोड 21 दरिंदा। आलोक के बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी। रवि को पार्टी में कुछ मिसिंग लग रहा था। उसे लगा शायद उसने कुछ तो मिस किया है। तभी उसे याद आया कि श्रेया कब से उनके साथ नहीं थी। जब से रवि पार्टी में आया था श्रेया को नहीं देखा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया ऐसे पार्टी को बीच में ही छोड़कर कहाँ चली गई। तभी रवि को राहुल अंकल के बारे में याद आया, कैसे राहुल अंकल ने उस दिन श्रेया को किडनैप किया था। रवि अब लग रहा था कि शायद फिर से राहुल ने तो कुछ नहीं किया था। रवि को अब डर लगने लगा। उसको लगा अगर श्रेया को कुछ हो गया तो रवि नहीं चाहता था कि उसकी वजह से श्रेया किसी मुसीबत में पड़े।
रवि ने होटल के मैनेजर को श्रेया के बारे में बताया। उसने होटल के सारे कमरों को अच्छे से छान मारने को कहा। होटल के मैनेजर को लगा शायद को गंभीर बात है। उसने बिना कोई देर किए होटल के सारे स्टाफ को इस काम के लिए लगा दिया। रवि भी उसे ढूंढने के लिए लग गया। बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। आलोक और उसके परिवार के बाकी लोग जा चुके थे। रवि ने मोनिका और निखिल को यहाँ से जाने को कहा दिया। उसने कुछ काम का बहाना बना दिया और बाद में आने को कह दिया। होटल का पूरा स्टाफ श्रेया को ढूंढने में लग गया। उन्होंने पूरे होटल को देख लिया था, कर उन्हें कोई नहीं मिला था। रवि को और भी टेंशन होने लगी। उसने अब तक श्रेया को कई बार कॉल लगाया था पर उसका फ़ोन हर बार बंद ही आ रहा था। मैनेजर, होटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उन सब का फुटेज मुझे अभी मेरे सामने चाहिए, रवि ने मैनेजर से कहा। रवि को लगा कि अगर श्रेया इस पार्टी से कहीं गई है तो पक्का सीसीटीवी कैमरा में जरूर दिखाई दी होगी। जी सर, होटल का पूरा सीसीटीवी फुटेज हमारे कंट्रोल रूम में है, हम वहां चलकर फुटेज देख सकते हैं। ये बोलकर मैनेजर रवि को होटल के कंट्रोल रूम में ले गए। इधर बेंगलुरु के एक दूसरे बड़े होटल ब्लूम ब्लू रिंग में श्रेया एक रूम में दरी सहमी हुई बैठी थी। रूम में एक आदमी बड़ी तेजी से रूम के चक्कर लगा रहा था। शायद किसकी आने का इंतजार कर रहा था। वो बार बार रूम के दरवाजे की ओर जा रहा था। श्रेया को उसने होटल के बेड पर बांध रखा था। उसके हाथ और पैरों को बांध रखा था। उसके मुंह को भी बंद कर दिया था। श्रेया की हालत बहुत खराब थी। रो रो कर उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसको बहुत डर लग रहा था। उसको नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ना तो वो इस आदमी को जानती थी ना ही उसके कोई दुश्मन थे। तभी रूम में खड़ा आदमी भागते हुए रूम के गेट की ओर गया। अरे भाई, आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। अब ये लड़की को आप ही देखो और मुझे अपना सारा पैसा दे दो, उस आदमी ने कहा। अरे विकी, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है जो तू इस लड़की को मेरे लिए उठा लाया। तुझे इस काम का अच्छा इनाम मिलेगा, दूसरे आदमी ने कहा। उस दूसरे आदमी का नाम प्रभुलाल था। उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास थी। देखने में किसी डरावने आदमी से कम नहीं लग रहा था। प्रभुलाल दिल्ली का एक बहुत जानमाना नाम था। वो दिल्ली की टॉप 10 परिवारों में से एक परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वो आलोक के बर्थडे पार्टी में आया था। वो उस पार्टी में आलोक से मिलने के लिए आया था, पर आलोक उससे मिले बिना ही चला गया था। उसको लगा उसका बेंगलुरु आना व्यर्थ हो गया था। जब वो पार्टी था तभी उसकी नज़र पार्टी में आई श्रेया पर पड़ी। श्रेया को देखते ही उसमें हैवानियत जाग गई। प्रभुलाल एक ऐसा ये आदमी था, औरत को वो एक खिलौना समझता था। वो औरत को बस अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करता था। श्रेया को देखकर भी उसे ऐसा ही लगा। उसने जब श्रेया को पार्टी में देखा तो उसे लगा उसे बेंगलुरु आना व्यर्थ नहीं पड़ा। वो श्रेया के साथ वही करना चाहता था जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता था। उसने श्रेया को किडनैप करके उसे यूज करना चाहा। वो चाहता था कि श्रेया आज रात उसके साथ रहे। इसके लिए उसने उस आदमी को पैसे देकर श्रेया को किडनैप करवाया था। इसके बाद उस आदमी ने श्रेया को पार्टी में वाइन में कुछ ऐसा मिलाया कि श्रेया बेहोश हो गई थी। बाद में वो उससे ब्लूम ब्लू रिंग में ले आया। इधर होटल में रवि भी कंट्रोल रूम में होटल के सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। उसने देखा कि एक आदमी ने श्रेया की वाइन में कुछ मिला दिया था। उसके बाद श्रेया बेहोश हो गई थी। उस आदमी ने श्रेया को वहां से उठाकर ले गया। रवि ने होटल के बाहर की साइड के सीसीटीवी कैमरे को दिखाने के लिए कहा। उसने देखा कि वो आदमी श्रेया को एक गाड़ी में बैठा कर ले गया था। रवि को अब पक्का विश्वास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पक्का श्रेया किसी बड़ी मुसीबत में है। अब रवि और घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस गाड़ी का नंबर क्या है, रवि ने पूछा। रवि ने उस गाड़ी का नंबर लिया और होटल से बाहर आ गया। अब वो कुछ भी करके श्रेया को ढूंढना चाहता था, पर कैसे? तभी उसे कुछ याद आया। उसको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब वो अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा था। अब वो उस गाड़ी की ढूंढ सकता था। उसने अपना मोबाइल निकला और किसको फ़ोन लगा दिया। रवि के ये फ़ोन आलोक के असिस्टेंट को लगाया था। जब रवि और आलोक आपस में मिले होते तभी आलोक ने रवि को अपने नंबर दिए थे। रवि ने आलोक के असिस्टेंट को कॉल करके उस गाड़ी की पूरे बेंगलुरु में खोजने को कहा। रवि अग्निहोत्री परिवार का बेटा था। उसकी बात अब सर आंखों पर रखी जाती थी। रवि के कहते ही बेंगलुरु में जितने भी सीसीटीवी थे सबकी फुटेज निकाली गई। रवि के परिवार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर होती ब्लूम ब्लू रिंग में प्रभुलाल अब श्रेया के बेड पर आ गया। अब वो श्रेया के साथ वो करना चाहता था जिसका उसने सोचा था। उसने श्रेया के हाथ और पैर खोल दिए और उसने श्रेया का मुंह नहीं खोला था। वो अब धीरे धीरे श्रेया की ओर बढ़ रहा था। श्रेया ने जब प्रभुलाल को इस तरह अपनी ओर आते देखा तो वो बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। वो बहुत घबरा गई। प्रभुलाल श्रेया के पास आता ही जा रहा था। श्रेया को समझा नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रभुलाल ने श्रेया को इतना जोर से पकड़ रखा था कि श्रेया के हाथों से खून निकल आया। वो किसी दरिंदे के जैसे श्रेया को देखा रहा था। श्रेया अब उसके चंगुल से आज़ाद होना चाहती थी। श्रेया ने बड़ी हिम्मत करके अपने बालों से हेडपिन निकली और प्रभुलाल के चेहरे पर दे मारी। प्रभुलाल को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा खून से हो गया था। उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसको अब श्रेया पर गुस्सा आ गया। अब वो श्रेया के साथ और दरिंदगी करने की सोच रहा था। वो श्रेया को तड़पाना चाहता था। उसने श्रेया को बेड से नीचे गिरा दिया और फिर श्रेया के गला पर थप्पड़ लगे शुरू कर दिए। उसने श्रेया को इतने थप्पड़ लगाए कि श्रेया की गाल से खून निकलने लगा। श्रेया अब बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा अब प्रभुलाल? आगे क्या रवि श्रेया को बचा लेगा? एपिसोड 22 दरिंदा।
प्रभुलाल श्रेया को होटल ब्लूम ब्लू रिंग में लेकर आ गया था। वो श्रेया के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन श्रेया ने मौका मिलते ही प्रभुलाल के चेहरे पर अपनी हेयरपिन से वार कर दिया। प्रभुलाल का चेहरा खून से सन गया था। प्रभुलाल को इतना गुस्सा आया कि उसने श्रेया को मारना शुरू कर दिया। श्रेया के गालों से खून निकलने लगा, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो कैसे भी करके अपने आप को बचाना चाहती थी, पर वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। प्रभुलाल ने उसका मुंह बांध रखा था। जब प्रभुलाल का गुस्सा शांत हुआ तो वो श्रेया के पास आया और उससे बोला, देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया था। अब तुम्हारे पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। प्रभुलाल की बात सुनकर श्रेया को और भी डर लगने लगा। उसने अपने आप को प्रभुलाल के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं कर सकी। अब प्रभुलाल धीरे धीरे श्रेया के पास आ रहा। तब श्रेया एक कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूख गए थे। श्रेया अपने आसपास कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो बच सके। तभी उसने टेबल पर पड़ा गुलदस्ता उठाया और प्रभुलाल पर वार कर दिया, पर इस बार प्रभुलाल बच गया। पर उसे श्रेया पर और गुस्सा आ गया। अब वो श्रेया पर अपना पूरा गुस्सा निकालने वाला था। उसने श्रेया के हाथ और पैरों को फिर से बांध दिया और धीरे धीरे श्रेया के पास आने लगा। उसने श्रेया को बेड पर धक्का दिया और अपने कपड़े खोलने लगा। अब श्रेया की आंखों में आंसू आने लगे। उसे अब कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। अब उसने जोर लगाना बंद कर दिया था। प्रभुलाल अब उसके ऊपर आ गया था। उसने श्रेया के कपड़ों को फाड़ दिया। वो श्रेया के पास गया और उसने श्रेया के गले के बीच काट लिया। श्रेया की दर्द के मार चीख निकल गई। प्रभुलाल बहुत गुस्से में था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। वो अपना गुस्सा बस श्रेया पर ही निकलने वाला था। उसने अपना हाथ आगे किया और श्रेया के जख्मों को दबाने लगा। उसे ऐसा करने में मजा आ रहा था। वो श्रेया को तड़पाना चाहता था। उसने फिर से अपने दांतों से श्रेया को काट लिया। श्रेया में अब की जान बाकी नहीं थी। उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो अब मान चुकी थी कि अब जो कुछ भी होगा बहुत बुरा होगा। उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद प्रभुलाल ने पूरा स्कर्ट उतार दिया। प्रभुलाल को उसका शरीर देखकर नशा हो गया। उसने श्रेया के शरीर को काटना शुरू कर दिया। वो किसी दरिंदे से कम नहीं लगा रहा था। उसने अपने गुस्से को श्रेया के शरीर पर उतारना शुरू कर दिया। प्रभुलाला ने श्रेया के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि जिससे श्रेया के हाथ की रस्सी उसके हाथ में चुभने लगी। वो उसके हाथ को काट रही थी, लेकिन इससे प्रभुलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अभी भी श्रेया को दर्द दिए जा रहा था। अब श्रेया के हाथ की रस्सी ने श्रेया की नस को काट दिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा और श्रेया धीरे धीरे बेहोश होने लगी। पर प्रभुलाल उसके साथ वही करे बिना नहीं जाने देना चाहता था जो वो करना चाहता था। उसने आज दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इतने में उस होटल का बड़ा सा दरवाजा टूट गया। वो रूम में 3 से 4 लोग आए और प्रभुलाल को श्रेया से दूर धक्का दे दिया। प्रभुलाल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कौन हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, अभी यहाँ से चले जाओ वरना। प्रभुलाल ने इतना कहा ही था कि उसको उन आदमियों ने मारना शुरू कर दिया। वो चुपचाप बैठ गया। रवि भागते हुए रूम में आया और जल्दी से श्रेया के पास आ गया। श्रेया की हालत गंभीर थी। रवि ने अपना शर्ट निकला और श्रेया के ऊपर रख दिया। ज्यादा खून बहने से श्रेया बेहोश हो गई थी। रवि ने उसकी इस हालत को देखा तो उसका शरीर कांप उठा। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमी इतना नीचे गिर जाएगा कि वो ऐसी हरकत कर देगा। रवि ने वहां खड़े एक बॉडीगार्ड को बोलकर श्रेया को जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। उसकी हालत गंभीर लग रही थी। उसके शरीर से खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। रवि ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसका खून खौल उठा। वो प्रभुलाल की ओर मुड़ा और उसकी ओर गुस्से से देखने लगा, पर प्रभुलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसने लगा। उसे पता था कि वो इतना बड़ा आदमी है, रवि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जहां तक बात पुलिस की है, वो उसका परिवार संभाल लेगा। वो अभी हंस रहा था। रवि को उसकी हंसी देख और गुस्सा आ गया और उसने अपना पंच प्रभुलाल के चेहरे पर दे मारा। रवि ने इतना जोर से पंच मारा कि प्रभुलाल के 2 दांत टूट गए, पर और अभी भी हंस रहा था। अब रवि को उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। रवि को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो प्रभुलाल की जान ले लें। बच्चे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। आज तो शायद तुम बच जाओ, पर मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने श्रेया का किया। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तू चाहे जो भी ही आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, रवि ने कहा। ऐसा क्या? ये बोलकर प्रभुलाल जोर हंसने लगा। तभी उस रूम में हलचल होने लगी, मानो कोई बहुत सारे लोग चलकर आ रहे हो। अब तुम नहीं बच सकते। हाँ हाँ हाँ, प्रभुलाल हंसने लगा। तभी रूम में कोई 10 आदमी अंदर आए। वो सभी प्रभुलाला के ही आदमी थे। वो काफी हटे कट्टे लग रहे थे। वो अब ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे। रवि उनको देखकर जरा भी नहीं डरा। उसे अपने गार्ड्स पर पूरा भरोसा था। रवि के गार्ड्स भी मार्शल आर्टिस्ट थे। अग्निहोत्री परिवार के गार्ड बहुत ही पावरफुल और वेल ट्रेंड होते हैं। अब रवि के 5 गार्ड्स और प्रभु के 10 गार्ड्स आमने सामने थे। प्रभु को लगा कि रवि के आदमी कोई सिंपल से गुंडे थे। उसको लगा उसके गार्ड्स इनको 1 सेकंड में हरा देंगे, पर हुआ कुछ और ही। रवि के गार्ड उन सभी 10 लोगों को बस एक ही वार से धूल चटा दी। प्रभु को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता था। अब उसे डर लगने लगा था। भले ही वो बहुत अमीर था, पर अब उसकी जान को खतरा था। अब तक उसको लगा कि उसके गार्ड रवि को संभाल लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रवि के सामने अब बार बार श्रेया का वो चेहरा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि श्रेया के साथ कैसा व्यवहार किया गया। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता।
रवि ने गुस्से से प्रभुलाल के ओर देखा और फिर अपने गार्ड की ओर इशारा किया। गार्ड समझ गया कि रवि क्या चाहता है। रवि में गार्ड से गन मांगी थी। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो प्रभुलाल का खून कर दे। उसने प्रभुलाल के सिर पर गन पॉइंट कर दिया। ये देखकर प्रभुलाल का खून सूख गया। उसको अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा रवि प्रभुलाल के साथ। एपिसोड 23 किए की सजा। रवि श्रेया को बचाने के लिए आ गया था। जब वो आया तो श्रेया की हालत बहुत खराब थी। वो ज्यादा खून बहने से बेहोश हो गई थी। उसकी हालत गंभीर होती जा रहा थी। रवि ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया था। जब रवि ने प्रभुलाल को पीटा तो उसके आदमी वहां आ गए थे, पर रवि के बॉडीगार्ड्स ने प्रभुलाल के आदमियों को हरा दिया था। अब प्रभुलाल को डर लगने लगा था। रवि में उसके सिर पर गन तान दी। अपने ऊपर गन देख प्रभुलाल के हालत खराब हो गई। भले ही वो बहुत अमीर आदमी था, पर अभी उसकी अमीरी उसके किसी काम की नहीं थी। अगर रवि अभी ट्रिगर दबा देता तो प्रभुलाल वही मारा जाता। प्रभुलाल का गला सूखने लगा। वो इतना डर गया थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब उसने सोचा कि अगर उसने रवि से माफी न मांगी तो उसकी मौत पक्का है। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। सर आगे आ जागे, आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, आपकी जिंदगी बना दूंगा। मुझे आज छोड़ दीजिए, प्रभुलाल ने रवि के पैरों में गिरते हुए कहा। उसने सोचा कि शायद रवि कोई छोटा मोटा आदमी है। भले ही उसके पास बॉडीगार्ड है, पर उसके पास प्रभुलाल जीते तो पैसे नहीं होंगे। वो रवि को पैसों के दम पर अपने आप को बचाना चाहता था। मेरा नाम प्रभुलाल खन्ना है। तुम मुझे शायद नहीं जानने, पर मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुझे रातों रात अमीर बना दूंगा, बस तू मुझे आज के लिए छोड़ दो, प्रभुलाल ने कहा। रवि ने जब देखा कि प्रभुलाल उसे पैसों का लालच दे रहा है तो उसे हंसी आ गई। रवि के पास तो इतना पैसा था कि वो प्रभुलाल के पूरे परिवार को खरीद सकता था। रवि प्रभुलाल जैसे दरिंदे को ऐसे ही बिना कुछ सजा दिए नहीं छोड़ना चाहते था। अगर प्रभुलाल ने फिर से किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो ऐसे दरिंदे को कोई तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। रवि किसको मारना नहीं चाहता था। रवि एक अच्छा आदमी था। वो किसी का खून तो कभी भी नहीं कर सकता था। तुझे क्या लगता है तू मुझे अपने पैसों से खरीद लेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे तेरे जैसे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। तेरे पैसे तो मैं हरगिज नहीं ले सकता, रवि ने कहा। रवि ने जैसे ही इतना कहा प्रभुलाल का खून सूख गया। उसका पसीना जम गया। उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता। प्रभुलाल फिर से रवि के पैरों में गिरकर रोने लगा। रवि ने उसके सर से गन हटा ली। वो किसका खून तो कभी नहीं करा सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे माफ कर दिया। घर जाते ही मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा, प्रभुलाल ने कहा और वहां से जाने लगा। वही रुक जाओ, रवि ने चिल्लाते हुए कहा। रवि के ऐसी आवाज सुनकर प्रभुलाल के पैर जम गए। उसको लगा रहा था कि रवि ने उसको माफ कर दिया था। उसने अपने मन में सोचा था कि अगर वो एक बार यहाँ से बच गया तो वो रवि को कहीं से भी ढूंढकर मार सकता था। वो रवि से बदला लेने का प्लान अपने मन ही मन बना चुका था, पर रवि ने उसे रोक लिया था। मैंने तुझे जाने के लिए कहा था, क्या है? और हाँ, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। तू यहाँ से बिना सजा लिए तो नहीं जा पाएगा। तुझे तो इसे सजा मिलनी चाहिए कि आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा करते समय 100 बार सोचे, रवि ने प्रभुलाल का कॉलर पकड़कर कहा। रवि की बात सुनकर प्रभुलाल को फिर से डर लगने लगा। अब उसे डर था कि रवि उसे कौन सी सजा देगा। फिर रवि ने अपने गार्ड को बुलाया और कहा, इसको ऐसी सजा दो कि आज के बाद ये कहीं भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने के लायक ने नहीं रहे। इसे ऐसा बना दो कि ये दोबारा जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए। रवि की बात सुनकर प्रभुलाल के होश उड़ गए। उसे नहीं लगा था कि रवि उसे इतनी बड़ी सजा देगा। वो एक फिर रवि के पैरों में गिरकर रोने लगा। रवि ने इस बार प्रभुलाल पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने पैरों से खींचकर प्रभुलाल को एक लात दे मारी। प्रभुलाल को लात लगते ही वो रवि के पैरों से दूर हो गया। और एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसा बना दो कि ये बाप ही न बन पाए। इसके लिए ये सबसे अच्छी सजा होगी, ताकि किसी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत न हो, रवि ने अपने एक गार्ड से कहा। गार्ड ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। फिर रवि ने एक बार फिर से अपनी नज़र प्रभुलाल की ओर की। अब प्रभुलाल डरा हुआ भी था और रवि की ओर गुस्से से देख रहा था। रवि ने उसको ऐसा देखा तो उसको हंसी आ गई। तू अभी जितना चाहे हंस ले, पर मेरा परिवार तुझे और तेरे परिवार को और हाँ उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे, प्रभुलाल ने कहा। रवि ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था वो तो क्या कोई भी रवि का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद रवि उस रूम से बाहर आ गया। जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे प्रभुलाल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। रवि मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पता हो कि अंदर क्या हुआ होगा। होटल ब्लू रेंज के सभी स्टाफ इस वक्त अपने अपने घर चले गए थे। रवि ने यहाँ के मैनेजर को बोलकर होटल को खाली करवाने का आदेश पहले ही दे दिया था, ताकि अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो तो लोग उसे देख ना ले। वो अपने बारे में इस तरह की कोई भी बात बाहर नहीं आने देना चाहता था। इसके बाद रवि सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां पर श्रेया का इलाज चल रहा था। रवि जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि श्रेया की मम्मी पापा वहीं पर थे। उसका इलाज सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जब रवि वहां पर पहुंचा तो श्रेया के पापा राजवर्धन वहीं पर थे। रवि को वहां देखकर उनको गुस्सा आ गया। वो रवि के पास आए और उससे खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। रवि ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने तो श्रेया की जान बचाई थी, फिर राजवर्धन ने ऐसा क्यों किया था? तेरी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। मैंने तुझे जब ड्राइवर की नौकरी दी थी तब तुझसे ये भी कहा था कि तुम श्रेया का ध्यान रखना, पर नहीं, तुम तो पार्टी में वाइन के मजे ले रहे थे, राजवर्धन ने कहा।
अब आगे क्या होगा, कैसे करेगा रवि राजवर्धन का सामना, और क्या होगा जब राजवर्धन की पता चलेगा कि श्रेया की ये हालत प्रभुलाल ने की थी। एपिसोड 24 खन्ना फैमिली। जब रवि प्रभुलाल को सबक सिखाकर हॉस्पिटल आया तो वहां श्रेया के पापा और मम्मी थे। लेकिन श्रेया के पापा राजवर्धन ने रवि को एक थप्पड़ लगा दिया। उसने कहा कि रवि के वजह से ही ये सब हुआ था, क्योंकि रवि ने पूरी पार्टी में श्रेया का ध्यान नहीं रखा और वाइन और डांस करता रहा। रवि को राजवर्धन पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने सोचा कि इसमें उसकी भी गलती थी, उसने श्रेया का ध्यान नहीं रखा था। रवि ने राजवर्धन को कुछ भी नहीं समझना चाहा, वो तो बस श्रेया के ठीक होने की उम्मीद कर रहा था। बाकी जो कुछ भी हुआ वो बाद में भी देखा जा सकता था। रवि ने आगे कुछ नहीं कहा और वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया। वो श्रेया को देख रहा था। उसकी हालत सच में खराब थी, उसके चेहरे पर निशान पड़े हुए थे। रवि को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अभी सच में अपने आप को इसके लिए दोषी मान रहा था। रवि अपने आप में गिल्टी फील कर रहा था। इतने में इक्यू में डॉक्टर आ गई। वो एक फीमेल डॉक्टर थी। श्रेया के लिए उनको स्पेशल अपॉइंट किया गया था। वो दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर थी। डॉक्टर का नाम काव्या था। काव्या ने श्रेया की चेक किया। श्रेया अब भी किसी से बात करने की हालत नहीं थी। डॉक्टर श्रेया ठीक तो है ना, राजवर्धन ने पूछा। हाँ, अभी इनकी हालत स्थिर है, पर इनके साथ जो हुआ है उसके बाद इनका मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा है, डॉक्टर काव्या ने कहा। ये सुनकर राजवर्धन और रवि उदास हो गए। श्रेया एक ऐसे मेंटल ट्रॉमा से गुजरी थी कि वो जिंदगी भर इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसी हालत में कोई भी मुर्दे से कम नहीं होता था। श्रेया इस वक्त किस नरक में गुजर रही थी कोई भी नहीं सोच सकता था। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मरीज को ऐसी किसी भी मेंटल प्रेशर से दूर रखना। कहने का मतलब है मरीज को कोई सदमा ना लगे दोबारा, नहीं तो ये कोमा में भी जा सकती है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात सुनकर सब डर गए। रवि के सामने अब भी वो होटल के रूम का दृश्य सामने आ रहा था। उस टाइम श्रेया की हालत गंभीर थी। राजवर्धन ने श्रेया का पूरा ध्यान रखने का डॉक्टर को वादा किया। उसके बाद डॉक्टर वहां से चली गई। रवि बार बार श्रेया की ओर देख रहा था। रवि सच में बहुत परेशान था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं पार्टी में वाइन पीता और ना श्रेया की ये हालत होती, रवि ने अपने मन में सोचा। राजवर्धन ने रवि को परेशान होते हुए देख लिया था। राजवर्धन पहले तो रवि और गुस्सा थे, पर अभी उसका गुस्सा शांत हो गया था। उसको पता था श्रेया को रवि ने ही बचाया था, पर उसे ये नहीं पता था कि श्रेया के साथ ऐसा करने वाला था कौन और रवि में उससे डील कैसे की। रवि तुम ठीक हो, राजवर्धन ने पूछा। हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, रवि ने कहा। इसके बाद राजवर्धन रवि के पास बैठ गए। श्रेया के साथ ऐसा किसने किया, किसकी इतनी हिम्मत हुई थी, राजवर्धन ने पूछा। रवि कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कोई प्रभुलाल खन्ना था क्या, राजवर्धन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। रवि को राजवर्धन के ऐसे रिएक्शन के कोई उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या, रवि ने पूछा। तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो प्रभुलाल ही था, राजवर्धन ने पूछा। हाँ मुझे पक्का याद है, उसने अपना नाम प्रभुलाल खन्ना बताया था, रवि ने कहा। रवि के बात सुनकर प्रभुलाल ने अपना सिर पकड़ लिया। वो धम से सोफे पर बैठ गए। रवि को कुछ भी समझ नहीं आया कि राजवर्धन जैसा बड़ा आदमी प्रभुलाल का नाम सुनकर डर क्यों गया था। रवि तूने प्रभुलाल को कुछ किया तो नहीं, राजवर्धन ने हिचकिचाते हुए पूछा। रवि अब सोचने लगा कि राजवर्धन को क्या जवाब दिया जाए। वो राजवर्धन को सच तो बता नहीं सकता था, वो इसके लिए कुछ सोचने लगा। रवि कुछ बोलने जा ही रहा था कि इतने में राजवर्धन के फोन के रिंग बजी। राजवर्धन ने फोन उठाया और बात करने लगा। क्या, राजवर्धन ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। रवि को समझ नहीं आया कि आखिर किसका फोन था और राजवर्धन इतना शॉक क्यों हो गया। राजवर्धन जैसे जैसे आगे बात कर रहा था उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो बहुत डर भी गया। रवि ने उसे चेहरे पर डर साफ देख लिया था। राजवर्धन जैसा बड़ा आदमी आखिर इतना किस चीज से डर गया था, रवि ने सोचा। राजवर्धन ने फोन रख दिया। वो बहुत ही डरा हुआ था। रवि क्या ये सच है कि तूने प्रभुलाल को पीटा था, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी थी, राजवर्धन ने रवि से धीमी आवाज में पूछा। पहले तो रवि को कुछ समझ नहीं आया कि राजवर्धन को इसके बारे में कैसे पता चला, फिर उसको सब समझ आ गया। जी अंकल, रवि ने कहा। रवि का जवाब सुनकर राजवर्धन को जैसे कोई सदमा लग हो। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो है, रवि ने पूछा। रवि ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर मुसीबत आ गई है। तुम जानते भी हो कि प्रभुलाल कौन है। वो खन्ना फैमिली का बेटा है और खन्ना फैमिली दिल्ली की सबसे बड़ी फैमिली है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी उनके अंडर काम करती है। वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और हाँ, प्रभुलाल के आदमी तुझे पूरे बेंगलुरु में कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, राजवर्धन में रवि से को पूरी बात बताए। रवि को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। खन्ना फैमिली इतनी बड़ी फैमिली थी, रवि को नहीं पता था। अंकल आप चिंता मत करो, खन्ना फैमिली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रवि ने कहा। क्या नहीं बिगाड़ सकती, तुम जानते भी हो उनके पास कितने बड़े बड़े माफिया लोग काम करते हैं। तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लेंगे और किसको पता भी नहीं चलेगा, राजवर्धन ने कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, रवि ने पूछा। हालांकि रवि इस मैटर से आसानी से डील कर सकता था, पर वो राजवर्धन को अपने ऊपर शक नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अगर उसने इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल किया तो कहीं राजवर्धन को उस पर शक न हो, इसलिए वो राजवर्धन जैसा बोलेगा वैसा करने के बारे में सोचा रहा था।
मेरे पास खन्ना फैमिली के असिस्टेंट का कॉल आया था। प्रभुलाल के पापा चाहते हैं कि तुम दिल्ली जाओ और प्रभुलाल से माफ़ी मांगो और जो सजा वो देंगे वो भुगतो, राजवर्धन ने कहा। राजवर्धन की बात सुनकर रवि को झटका लगा। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। नहीं अंकल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भला मैं क्यों माफ़ी मांगूं, गलती प्रभुलाल की, इसलिए प्रभुलाल को यहाँ आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, रवि ने कहा। रवि के बात सुनाकर राजवर्धन को गुस्सा आ गया। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हम रोड पर आ जाए, और अगर तुमने ये नहीं किया तो वो श्रेया को भी नहीं छोड़ेगा, राजवर्धन ने कहा। राजवर्धन की ये बात सुनकर रवि ने कुछ नहीं कहा। वो भी अब सोचने लगा वो अपनी वजह से श्रेया को और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि खन्ना परिवार उसकी वजह से श्रेया और उसकी फैमिली को परेशान करे। ठीक है अंकल, मैं दिल्ली जाऊंगा, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर राजवर्धन मन ही मन खुश हो गया। उसको लगा कि अगर इस ड्राइवर की बलि देकर वो अपने परिवार को बचा सकता था तो वो उसके लिए अच्छी बात थी। ठीक है, तो तुम कल सुबह के ट्रेन से दिल्ली जाओगे, तुम्हारे लिए टिकट बुक मैं करवा दूंगा, राजवर्धन कहा। रवि ने राजवर्धन के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब आगे क्या होगा जब रवि खन्ना फैमिली से मिलेगा, क्या करेगा प्रभुलाल रवि के साथ। एपिसोड 25 सफर। राजवर्धन ने रवि को प्रभुलाल के घर दिल्ली जाकर उससे माफ़ी मांगने को कहा। पहले तो रवि ने माना कर दिया, लेकिन जब राजवर्धन ने रवि को श्रेया की जान पर खतरा बताया तो रवि मान गया। रवि हॉस्पिटल से निकलकर वापस अपने हॉस्टल आ गया। वहां पर निखिल को मोनिका उसका इंतजार कर रहे थे। रवि ने दोनों से कुछ नहीं कहा और सीधा अपना बैग पैक करने के लिए अपने रूम में चला गया। मोनिका और निखिल भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गए। रवि रूम में अपना बैग पैक कर रहा था। रवि कहाँ जा रहा है तू, निखिल ने पूछा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना बैग पैक कर रहा था। रवि कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी है इस बार, मोनिका ने पूछा। मोनिका के पूछते ही रवि ने मोनिका की तरफ देखा और कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। जब रवि ने जवाब दिया तो निखिल ने मुंह फुला लिया। रवि समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मोनिका को जवाब दिया पर निखिल को नहीं। क्यों जा रहे हो दिल्ली, कोई एजेंट काम आ गया क्या, निखिल ने पूछा। नहीं, कोई एजेंट काम नहीं है। रवि ने सोचा कि कुछ तो बहाना बनाकर निखिल को बताना पड़ेगा, नहीं तो निखिल मानेगा नहीं। कोई काम नहीं है, फिर भी जा रहे हो, इस कॉलेज को छोड़कर जा रहे हो, निखिल ने कहा। नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है तो मिलने जा रहा हूं, रवि ने बहाना बनाकर कहा। हालांकि रवि के बहन दिल्ली में ही रहती है। कितने दिनों में वापस आओगे, निखिल ने पूछा। रवि ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम से बाहर आ गया। रुको रवि, मोनिका ने पीछे से आवाज दी। स्टेशन तक छोड़ने चले क्या, मोनिका ने कहा। रवि ने हाँ कर दी। इसके बाद रवि, मोनिका और निखिल तीनों रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन आने में कुछ देर थी। रवि ने मोनिका और निखिल को हॉस्टल वापस जाने के लिए कहा पर दोनों ने रवि की एक नहीं सुनी और दोनों वही ट्रेन का इंतजार करने लगे। इतने में रवि के पास फोन आया। रवि ने फोन उठाया। हेलो रवि भैया, मैंने सुना है आप दिल्ली जा रहे हो, कोई जरूरी काम था क्या, अगर कोई जरूरी हो तो मैं भी आपके साथ आऊं क्या, फोन पर आलोक ने रवि से कहा। अरे नहीं आलोक, इतना कोई जरूरी काम नहीं है, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, रवि ने कहा। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, आलोक ने कहा और फोन रख दिया। रवि, तूने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है, निखिल ने पूछा। इसमें बताना क्या है, रवि ने कहा। इतने में स्टेशन पर ट्रेन आ गई। रवि ने निखिल और मोनिका को अलविदा कहा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन का सफर थोड़ा लंबा था। रवि के पास 3rd क्लास का टिकट था। रवि ने अपना सामान रखा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रवि सो गया। सुबह रवि की नींद तब खुली जब रवि के कोच में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। रवि ने देखा कि कोच में कुछ यात्रियों ने हंगामा कर दिया था। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, रवि ने पूछा। अरे भैया, कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। जब कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने बंदूक निकल ली, एक यात्री ने रवि को बताया। उस आदमी की बात सुनकर रवि शौक लगा। आखिर ऐसा कौन था जो ट्रेन में गन लेकर आ गया। रवि ने जब जाकर देखा तो पाया कि कुछ गुंडे एक लड़की को पकड़े हुए थे। लड़की लगातार चिल्ला रही थी पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। सब लोग गन से डर गए थे। रवि ने जब उस लड़की को ऐसे देखा तो उसको श्रेया की याद आ गई। वो अभी भी उन लड़कों को छोड़ने के लिए कह रही थी पर वो लड़के हंसने लगे। रवि से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। छोड़ दो उसे, रवि ने कहा। जब उन लड़कों ने देखा कि एक 21 साल का लड़का उनसे ऐसे बात कर रहा है तो उनको गुस्सा आ गया। वहां पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ बोल सके, पर एक लड़के ने उनको ऐसा कहा, ए लड़के कौन है अबे तू, तुझे पता भी है कि तू किससे टकरा रहा है, अपनी जान प्यारी है या नहीं, उन लड़की में से एक ने कहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस लड़की को छोड़ दो, इसके साथ ऐसा मत करो वरना, रवि ने कहा। वरना क्या कर लेगा तू आज इस लड़की के साथ, तुझे भी मरने का शौक है क्या, उन लड़कों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा। मैं सबकी आखिरी बार बोल रहा हूं, इस लड़की को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, देख लेना, रवि ने कहा। रवि के ये बात सुनकर उन लड़कों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक ने अपनी गन निकाल रवि के सिर पर रख दी। जब वहां के लोगों ने ये देखा तो उनकी सांसें अटक गई।
जब उस लड़की ने देखा कि रवि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो वो डर गई। लेकिन रवि चेहरे पर कोई डर भाव नहीं था, वो बस शांति से खड़ा था। रवि को ऐसे देख वो लड़के भी थोड़ा डर गए। रवि ने देख लिया था कि उन लड़कों के पास जो गन थी वो नकली थी। उन लड़कों को भी पता चल गया कि रवि को उनके बारे में पता चल गया। तभी उन लड़कों में से एक ने रवि के ऊपर हमला कर दिया। रवि ने उसका वार बचा लिया और उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वो लड़का दर्द के मारे चिल्लाने लगा। वो लड़के ज्यादा नहीं थे, वो 4 लड़के ही थे। लोग उनसे सिर्फ गन देखकर ही डर रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि गन नकली है। वो अभी भी डर रहे थे, लेकिन रवि को उनसे कोई डर नहीं लग रहा था। रवि उनसे आसानी से उनसे डील कर सकता था। वो अपने कॉलेज में ब्लैक बेल्ट विनर था, वो जूडोका का कॉलेज चैंपियन था। इन मामूली गुंडों से वो डील कर सकता था। रवि ने कुछ ही देर में उन सभी को ढेर कर दिया। वो लड़के अब रवि से बहुत ज्यादा डर गए थे। तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, मेरे पापा तुझे देख लेंगे, उन लड़कों में से एक ने कहा। रवि ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़के वहां से चले गए। वो लड़की अभी भी डरी हुई थी। वो रवि अपने मन ही मन थैंक यू बोल रही थी। रवि उसके पास गया, उससे पूछा, तुम ठीक हो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, उस लड़की ने कहा। रवि को पहली बार किसी ने भैया कहा था, उसको बहुत अच्छा लगा था। वो लड़की आगे में करीब 19 साल की थी। फिर उस लड़की ने रवि को थैंक यू कहा। अब आगे क्या होगा जा रवि दिल्ली पहुंचेंगे। एपिसोड 26 स्टेशन पर पंगा। रवि ने उस लड़की को उन लड़कों से बचा लिया था। रवि ने उन लड़कों को बहुत मारा था। उस लड़की ने रवि को भाई कहा था। रवि को उसका भाई कहना बहुत अच्छा लगा था। उसको पहली बार किसी ने भाई कहा था। रवि थोड़ा इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उस लड़की ने रवि को रोते हुए देखा तो वो बोली, क्या आपको मेरा भैया कहना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे आज से पहले किसने भैया नहीं कहा तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, रवि ने कहा। ओ अच्छा, उस लड़की ने कहा। वैसे तुम्हें नाम क्या है? रवि ने पूछा। मेरा नाम कीर्ति है, उस लड़की ने कहा। कीर्ति, अच्छा, रवि ने अपने मन में ये नाम दोहराते हुए कहा। अगर आगे से तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो तो तुम अपने इस भाई को जरूर याद करना, रवि ने से नंबर उस लड़की को देते हुए कहा। उस लड़की ने रवि से वो नंबर ले लिया। वैसे मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, कीर्ति ने कहा। रवि नाम है मेरा, रवि ने कहा। थैंक्स रवि, कीर्ति ने कहा। रवि ने उसके इस थैंक्स का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुरा दिया। अब दिल्ली का स्टेशन का चुका था। रवि और कीर्ति दोनों दिल्ली स्टेशन पर उतर गए। रवि जब स्टेशन से बाहर आया तो देखा कि स्टेशन के बाहर वो लड़के अपने कुछ आदमियों के साथ उसकी ओर आ रहे थे। रवि लगा अब यहाँ जरूर हंगामा होगा। वो यहाँ आते ही कोई मैटर नहीं बनाना चाहता था। रवि ने उन सबको इग्नोर करना सही समझा, पर रवि को पता था ये मैटर इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वो लड़के अब रवि के और गई बढ़ रहे थे। रवि के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। रवि बस शांति से वहां पर खड़ा था। वो सभी लड़के अब रवि के पास आ गए थे। रवि ने उनसे कुछ नहीं कहा। भाई इसने ही मेरा हाथ तोड़ा था, उन लड़कों में से एक ने कहा, जिसका सबसे पहले हाथ तोड़ा था। रवि बस उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रवि को ऐसे हंसते देख उन सभी लड़कों में से एक जो उनका लीडर था उसको गुस्सा आ गया। तुझे हंसी किस बात की आ रही है? तुझे पता भी है तूने राका भाई के से पंगा लिया है, उन लड़कों में से एक ने कहा जिसका नाम राका था। रवि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुरा रहा था। रवि को ऐसे हंसते देख राका को और गुस्सा आ गया। रवि को उन सब से कोई डर नहीं लग रहा था। वो लड़के बहुत सारे थे, रवि उन सब से अकेले तो नहीं निपट सकता था, पर रवि को फिर भी कोई डर नहीं था क्योंकि रवि को पता था उसके डैड के भेजे हुए आदमी उसके आसपास ही थे। वो रवि को प्रोटेक्ट कर सकते थे। वो वहां पर किसी भी रूप में हो सकते थे। रवि खुद को नहीं पता था कि वो कहाँ और कौन है। तुझे क्या लगता है कि तू हम सबसे बच के चला जाएगा? तू हम सबसे नहीं बच सकता, राका ने कहा। रवि पर उनकी किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये देखकर वो सभी लड़के भी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोगों को देखकर भी रवि कोई डर नहीं था। अब राका भाई भी कुछ सोच में पड़ गया, पर वो अपने चेहरे पर वो डर ला नहीं सकता था। वो ये सोच रहा था कि अगर रवि को बड़ा आदमी हुआ तो शायद उसके लिए ये कोई पंगा हो जाएगा, पर रवि अपने कपड़ों से तो कोई बड़ा आदमी नहीं लग रहा था। अब स्टेशन पर लोगों की भीड़ हो चुकी थी। सब लोग रवि और राका के इस मैटर को देख रहे थे। रवि को लगा अगर यहाँ उसके डैड के आदमियों ने कुछ मारपीट की तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी। वो इस मैटर को शांति से सॉल्व करना चाहता था। तभी राका को फोन बजा। फोन पर आई कॉल को देखकर राका के होश उड़ गए। राका को पसीने आने लगे। ये फोन गुलाब अंसारी का था। वो एक दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था। दरअसल वो अग्निहोत्री परिवार का ही आदमी था। वो उनके परिवार का दिल्ली का कामकाज देखता था। वो बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। दिल्ली में सब लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। पूरी दिल्ली में उसके नाम का खौफ था। जब गुलाब अंसारी को रवि के दिल्ली आने का पता चला तो वो उसको लेने के लिए खुद स्टेशन आना चाहता था, पर उसे पता था कि भले ही रवि वापस अग्निहोत्री परिवार में आ गया था, पर वो अभी भी अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। इसलिए अगर वो रवि को स्टेशन लेने के लिए जाता तो लोगों को शायद रवि पर शक हो सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रवि को कोई प्रॉब्लम हो। उसे रवि के दिल्ली आने का सही कारण भी नहीं पता था, पर दिल्ली में रवि की सुरक्षा की जिम्मेदारी गुलाब अंसारी की थी। वो रवि की सिक्योरिटी में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को स्टेशन पर रवि पर नजर रखने के लिए बोला था। आने आदमियों के जरिए उसको पता चला था कि रवि और राका के बीच कोई मैटर हो गया था। अंसारी भाई, आपने क्यों फ़ोन किया? मैं आ जाता अगर आपको कोई का था, तो राका ने कहा।
कहा ही तुम अभी, और क्या कर रहे हो? अंसारी ने कहा। कुछ नहीं भाई, एक लड़के ने मेरे आदमी के साथ मारपीट की थी, बस उसको सबक सिखाने के लिए स्टेशन आया हूँ, राका में कहा। बेवकूफ़, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ऐसा किया? तू जानता नहीं कि तेरे सामने जी खड़ा है, वो तुझे और मुझे दोनों को रोड पर ला सकता है। तूने जिससे पंगा लिया है वो तेरी ऐसी हालत करेगे कि दिल्ली में रहने लायक नहीं रहेगा, अंसारी ने कहा। अंसारी के बात सुन राका ले पसीने छूट गए। रवि इतना बड़ा आदमी था कि खुद अंसारी उससे डर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रवि अगर इतना ही बड़ा आदमी था तो वो ट्रेन से ही दिल्ली क्यों आया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अंसारी भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये लड़का तो कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, राका में कहा। मुझे से गलतफहमी हुई है। तू कहना क्या चाहता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? उनसे सही सलामत इज्जत से बात करो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो ठीक, नहीं तो मेरे आदमी वही है, वो तेरे साथ वही करेंगे जो सर बोलेंगे, अंसारी ने कहा। वो राका को रवि के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। क्या भाई, मैं ममम, राका की जबान से कुछ बोलने को नहीं बन रहा था। अंसारी ने फ़ोन रख दिया। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा राका? क्या रवि राका को माफ़ करेगा? क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि राका रवि से डर गया था? एपिसोड 27, राका की माफ़ी। जब रवि स्टेशन से बाहर आया तो वही लड़के जिनको रवि ने ट्रेन में पीटा था वे कुछ गुंडों को लेकर आ गए। स्टेशन पर बहुत से लोग भी एकत्र हो गए। रवि दिल्ली में आते ही कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इतने राका के पास गुलाब अंसारी का फ़ोन आया। उसने रवि माफ़ी मांगने को कहा। राका को बहुत डर लग रहा था। अंसारी ने उससे कहा था कि अगर रवि उसे माफ़ कर दे तो ठीक, नहीं तो अंसारी के आदमी राका के साथ वही करेंगे जो रवि चाहेगा। राका को नहीं पता था कि रवि है कौन, पर उसे इतना जरूर पता था कि अंसारी अगर किसी से डर रहा था मतलब वो कोई बहुत बड़ा आदमी ही होगा। अब उसके पास रवि से माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। राका की दिल्ली में बहुत इज्जत थी, लोग जब ऐसे ही उसको किसी से माफ़ी मांगते हुए देखेंगे तो क्या होगा, पर राका की इन सब की कोई चिंता नहीं थी। उसे तो सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं रवि ने अगर उसे माफ़ नहीं किया तो अंसारी उसे जान से मार देगा, और ऐसा राका बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर उसे दिल्ली में रहना है तो उसे अंसारी की बात माननी ही पड़ेगी। आखिर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना कहाँ से अच्छी बात होती। राका अब जाकर सीधे रवि के पैरों में गिर गया। बाकी लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। राका भाई जैसा आदमी एक गरीब से दिखने वाले लड़के के पैरों में गिर गया। लोगों के लिए ही बात पचा पाना मुश्किल था, ऐसा तो कोई अपने सोने में भी नहीं सोच सकता था। जब राका के आदमियों ने राका को ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि शायद राका भाई पागल हो गए हैं जो इस लड़के के पैरों में गिर रहे हैं। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आप जितना मारना चाहते हैं मार सकते हैं, पर मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, राका ने रवि के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा। रवि जब ये सब देखा तो पहले तो उसे बहुत से अजीब लगा। उसे लगा कि कहीं उसे रवि की असली पहचान के बारे में तो पता नहीं चला, पर अगले ही पल उसे राका के पास आए फ़ोन कॉल की बात याद आ गई। उसे सब समझ आ गया कि अग्निहोत्री परिवार का कोई बहुत पावरफुल आदमी यहाँ दिल्ली में रहता है, इसलिए राका रवि से माफ़ी मांग रहा है। यहाँ जब राका के आदमियों ने राका को ऐसे रवि पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए। अब तो उन्हें सच में लगने लगा कि शायद उनके बॉस पागल हो गए हैं। राका भाई आप क्या कर रहे हो? आप इस चिल्लर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहे हो, आपकी ये शोभा नहीं देता, उन आदमियों में से एक ने कहा। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह पर राका ने एक जोर का मुक्का जड़ दिया। उसके मुक्के में इतनी पावर थी कि उस आदमी के 2 दांत टूट गए। जब उस राका के बाकी आदमियों और वहां खड़े लोगों ने राका को इस रूप में देखा तो उनके तो पसीने छूटने लगे। उन्होंने राका भाई को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। इतना गुस्सा राका भाई को पहली बार आया था। अब राका के बाकी आदमी भी डर गए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बात करने की? राका ने उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए कहा। अपने बॉस को इतना गुस्से में देख सभी गुंडे डर गए। उनको अब थोड़ा सा शक हो रहा था कि उनके बॉस को कोई ऐसी बात पता है तो शायद उनको ना पता हो। तुम सभी मेरे साथ सर के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगोगे, और तब तक माफ़ी मांगोगे जब तक सर तुम्हें माफ़ न कर दे। अपने बॉस राका की ये बात सुनकर सभी गुंडे डर गए, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। सभी गुंडे रवि के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। ये दृश्य सच बहुत ही अजीब था। 10 गुंडे जो एक गरीब लड़के के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। अब सब लोगों ने रवि का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, पर रवि ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रवि अब स्टेशन पर कोई भी इश्यू नहीं बनाना चाहता था। चलो अब ठीक है, आगे ध्यान रखना कि किसी भी लड़की को परेशान न करो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब लोगों को उस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर वो तो अब जा चुकी है, इसलिए तुम सभी जाओ यहाँ से, रवि ने राका को कहा। थैंक यू सर, आपने हमें माफ़ कर दिया, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। आपको मेरे लड़के आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, राका ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा और अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गया। इधर स्टेशन पर राका और उसके आदमी कंफ्यूज थे कि अभी उनके साथ क्या हुआ। पूरे स्टेशन के सामने उनकी इज्जत का बंटवारा हो गया। दिल्ली में उनके नाम को जो खौफ था वो एक लड़के ने बस कुछ ही टाइम में लोगों के दिलों से निकाल दिया। राका भाई आखिर कौन था वो लड़का और आप इतना डर क्यों गए थे? एक गुंडे ने राका से पूछा। जानता तो मैं भी नहीं हूं कि ये कौन था, पर इतना जरूर जानता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। मेरे पास अंसारी भाई का फ़ोन आया था। ये लड़का अंसारी भाई का भी शायद बॉस है।
अंसारी भाई भी इससे बहुत डर रहे थे, राका ने कहा। राका की बात सुनकर सभी गुंडे बहुत हैरान थे। आखिर रवि इतना कितना बड़ा आदमी था कि गुलाब अंसारी जैसा बड़ा आदमी भी उससे डर गया। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए ये किस्सा बुरे सपने जैसा ही था जो अब बीत चुका था। इसके बाद वो सभी गुंडे वहां से चले गए। इधर रवि भी टैक्सी में बैठकर खन्ना फैमिली के बंगले पर आ गया। उनका बंगला किसी बहुत ही बड़ा और सुंदर था। रवि अब सीधा बंगले के गेट के पास चला गया। जब रवि अंदर आ ही रहा था कि उसे वहां के गार्ड ने रोक दिया। एपिसोड 28 खन्ना हाउस। गुलाब अंसारी ने रेलवे स्टेशन पर राका और रवि के बीच में मैटर हुआ था उसको हैंडल कर लिया था। राका और उसके आदमियों में सबके सामने रवि के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी। इसके बाद रवि सीधा खन्ना हाउस आ गया था, पर वहां उसे गार्ड ने रोक लिया। वही रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए ऐसे अंदर आने की? तुम्हें पता भी है कि ये घर किसका है? तुम गलत पते पर आ गए हो, और अगर यहाँ पर कोई नौकरी के लिए आए हो तो अभी कोई नौकरी नहीं है। गार्ड ने एक ही सांस में रवि को सब कह दिया। रवि को बोलना का मौका ही नहीं मिला। मैं रवि हूँ, बेंगलुरु से आया हूँ, रवि ने कहा। रवि का नाम सुनकर गार्ड के पसीने छूटने लगे। उसके मालिक ने उसे बताया था कि रवि नाम का कोई लड़का आएगा। उसको प्रभुलाल और रवि के बीच के मामले के बारे में नहीं पता था। उसे तो इतना बताया गया था कि रवि नाम का लड़का कल आएगा। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, गार्ड ने कहा। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये गार्ड उसका नाम सुनकर इतनी इज्जत से कैसे बात करने लगा, लेकिन रवि ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। वो सीधा खन्ना हाउस के अंदर दाखिल हो गया। खन्ना हाउस बाहर से जितना बड़ा और आलीशान था, अंदर से उतना ही खूबसूरत और रॉयल था। रवि को लगा वो किसी पुराने रॉयल हाउस में आ गया हो। रवि उस रॉयल हाउस के चकाचौंध से बहुत से इम्प्रेस हो गया था। वो अभी घर को देख ही रहा था कि इतने में ऊपर की सीढ़ियों से कोई लड़की भागते हुए नीचे आए और रवि से टकरा गई। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। जब वो रवि से टकराई तो रुकी और रवि की ओर गुस्से से देखने लगी, पर और शायद थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए रवि को बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। रवि को समझ नहीं आया कि उस लड़की को अचानक हो क्या गया था। इतने में सीढ़ियों से किसी और के भी आने की आवाज आने लगी। जब रवि ने सीढ़ियों की ओर देखा तो कोई 45-50 साल के करीब का आदमी चलकर रवि के पास आ रहा था। रवि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो उस आदमी को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। आपका नाम रवि है क्या? उस आदमी ने पूछा। जी मेरा नाम रवि है और मैं बेंगलुरु से आया हूँ, रवि ने कहा। मेरा नाम जयंत चौधरी है, मैं आनंद खन्ना का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आनंद सर अभी ऊपर है, वो जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक आप थोड़ा आराम करिए, जयंत ने कहा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उससे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, जैसे वो उनका दोस्त हैं। रवि ने तो उनके बड़े बेटे प्रभुलाल को पीटा था। रवि को ये मैटर कुछ अजीब ही लग रहा था। रवि वहीं पर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद ऊपर की सीढ़ियों से एक और आदमी नीचे आया। वो आनंद खन्ना थे। उनके उम्र 70 साल के करीब थी। एक पुराने समय का सूट पहने काफी रॉयल लग रहे थे। वो इस खन्ना परिवार के मुखिया थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। रवि भी सोफे से खड़ा हो गया। रवि नहीं जानता था कि आनंद खन्ना कैसे आदमी है। उसे नहीं पता था कि आनंद खन्ना अपने बेटे की तरह है या नहीं। आनंद खन्ना अब रवि के बिल्कुल पास आ गए थे। आनंद ने रवि को बैठने के लिए कहा। रवि भी सोफे पर बैठ गया। आनंद काफी देर तक कुछ नहीं बोले, वो बस अपना सिगार पी रहे थे। कुछ देर बाद आनंद ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारा नाम रवि है, मैं सही कह रहा हूँ? आनंद ने पूछा। हाँ, मेरे नाम रवि है, रवि में कहा। काफी हिम्मत वाले हो, आनंद ने कहा। रवि आनंद के कहने का मतलब नहीं समझा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आनंद उससे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? रावू ने कहा। अरे भाई, इसमें समझने वाली बात क्या है? तुमने मेरे बेटे की ये हालत कर दी, इससे बड़ी हिम्मत और क्या हो सकती है? आनंद ने कहा। रवि आनंद के ये बात सुनकर चुप हो गया। कुछ देर तक दोनों फिर से चुप हो गए। वैसे तुम तो एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, फिर तुम इतने लोगों को कैसे जानते हो जिन्होंने उस होटल में मेरे बेटे के सिक्योरिटी गार्ड्स को बस कुछ ही पल में मार गिराया? आनंद ने पूछा। वो सभी मेरे दोस्त थे, रवि ने कहा। अच्छा दोस्त थे? आनंद ने अपना सिगार को एक कस लिया। वैसे तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें यहाँ पर सजा देने के लिए नहीं बुलाया था, आनंद ने कहा। रवि आनंद के बात सुनकर हैरान हो गया। आनंद ने उसे सजा देने के लिए नहीं बुलाया था तो फिर क्यों बुलाया था? दरअसल मैं तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता था। जब मुझे पता चला कि किसने मेरे बेटे की टांगें तोड़ दी, उसे नामर्द बना दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि हमारे दुश्मन ने ऐसा किया होगा, पर जब मुझे पता चला कि किसी कॉलेज के लड़के ने ऐसा किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने जब मेरे आदमियों से पता करवाया तो ये सच निकला। फिर क्या मैं तुमसे मिलना चाहता था? मैं खुद देखना चाहता था कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। और फिर मैंने राजवर्धन को श्रेया को जान से मारने की धमकी दी तो तुमने उसकी जान बचाने के लिए यहाँ आ गए, ये जानकर भी कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। आनंद ने पूरी बात रवि को बताई। आनंद के बात सुन रवि हैरान हो गया। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि आनंद ने ऐसा कहा। उसे लगा कि उसे कोई तो सजा मिलेगी, पर ऐसा नहीं था। उल्टा आनंद ने रवि की तारीफ कर रहे थे। रवि के मन में आनंद के लिए इज्जत बढ़ गई। उसको अब समझ आ गया था कि आनंद प्रभु के तरह नहीं था। चलो रवि, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ तुमसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी। और डरो मत, प्रभु के आदमी तुम्हारे साथ दिल्ली में कुछ नहीं करेंगे।
तुम यहाँ दिल्ली में जितने दिन चाहे रह सकते हो, आनंद ने कहा। इसके बाद आनंद ने अपने असिस्टेंट को रवि को बाहर तक छोड़ने को कहा। रवि अब खन्ना हाउस से बाहर आ गया था। रवि को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैटर इतना सिंपल था। अब रवि कुछ दिनों के लिए दिल्ली घूमना चाहता था। रवि जब खन्ना हाउस से बाहर निकला तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। हेलो रवि सर, मैं गुलाब अंसारी बोल रहा हूँ, सामने से आवाज़ आई। कौन? गुलाब अंसारी? मैं किसी गुलाब अंसारी को नहीं जानता, रवि ने कहा। रवि सच में अंसारी को नहीं जानता था। वो उसके घर से निकलने के बाद अग्निहोत्री परिवार में आया था। अब आगे क्या होगा, क्यों किया था अंसारी ने रवि को फ़ोन, क्या होगा अब आगे दिल्ली में। एपिसोड 29 पानीपुरी। रवि आनंद खन्ना से मिलकर आ गया था। आनंद खन्ना रवि की हिम्मत से बहुत खुश हुए थे, इसलिए वो रवि से मिलना चाहते थे। वो अपने बेटे प्रभुलाल की तरह नहीं थे, वो एक बड़े अच्छे आदमी थे। रवि के मन में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। रवि खन्ना हाउस से निकलकर बाहर सड़क पर टैक्सी का वेट कर ही रहा था कि उसके पास गुलाब अंसारी का फ़ोन आया। रवि अंसारी को नहीं जानता था। सर आप मुझे नहीं जानते, दरअसल जब आप अग्निहोत्री परिवार से चले गए थे तब मैं आया, तब आपके पापा ने मुझे यहाँ दिल्ली का सारा काम दिया हुआ है, अंसारी ने कहा। रवि अंसारी के बात सुनकर हैरान हो गया था। रवि के अग्निहोत्री परिवार से निकलने के बाद और उसके पहचान छिपाने की बात कुछ ही लोगों को पता थी। इसका मतलब अगर आंसरी को उसके बारे में पता था, इसका मतलब वो अग्निहोत्री परिवार का एक लॉयल था। रवि उस पर विश्वास कर सकता था। हाँ बोलिए अंसारी जी, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुनकर अंसारी शॉक हो गया। उसको आज तक अग्निहोत्री परिवार में किसने भी जी कहकर नहीं पुकारा, सब उसे सिर्फ अंसारी ही बुलाते थे, लेकिन यहाँ तो अग्निहोत्री परिवार के वारिस ने उसे जी कहकर पुकारा। ये उसके लिए बहुत सम्मान की बात थी। उसे रवि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था, उसे बस इतना पता था कि रवि एक सिंपल और अच्छा लड़का है। पर आज रवि के बोलने के ढंग से वो रवि से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। रवि सर, मुझे आपसे एक काम था। दरअसल आप दिल्ली आए हो, ये बात हमारे बिजनेस पार्टनर्स को पता चल गई। अब दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन आपसे मिलना चाहते हैं, अंसारी ने कहा। रवि ने जब अंसारी के बात सुनी तो वो और कंफ्यूज हो गया। वो तो दिल्ली सिर्फ आनंद से मिलने आया था, फिर ये सब कैसे हो गया। देखिए अंसारी जी, मैं किसी से भी नहीं मिल सकता, और मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। आई एम सॉरी, पर मैं अब किसी से भी नहीं मिल सकता, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर अंसारी कुछ कह नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो रवि से बहस करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। सर, लेकिन मुझे तो आलोक सर ने फ़ोन करके बताया था कि मैं आपसे बात कर लूँ। उन्होंने कहा रवि सर दिल्ली में ही है तो वो आ जाएंगे, अंसारी ने कहा। रवि अब कुछ सोचने लगा, आलोक ने उसे क्यों नहीं बताया कि दिल्ली में उसे किसी पार्टी से मिलने भी जाना है। पर रवि ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार पार्टी में जाकर देख आना चाहिए कि आखिर बात क्या थी। क्या आपको आलोक ने कहा था, रवि ने पूछा। हाँ, मुझे आलोक सर ने ही फ़ोन करके बताया था, अंसारी ने कहा। ठीक है आंसरी जी, मैं आ जाऊँगा, आप टाइम और पता भेज दीजिए, रवि ने कहा। ठीक है सर, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ, आंसर ने कहा और फ़ोन रख दिया। रवि अब तक को खोजते हुए सड़क पर चल रहा था। दिल्ली बहुत खूबसूरत था, वहाँ बेंगलुरु जितना ट्रैफिक नहीं था। रवि अब सड़क किनारे किनारे चल रहा था। रवि चलते चलते एक पानी पूरी वाले के पास आ गया। रवि को पानी पूरी खाने का मन हो रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रुककर पानी पूरी खा ली जाए। फिर रवि पानी पूरी वाले के पास गया और उससे पानी पूरी लगाने को बोला। जब रवि वहां पर खड़ा था तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। वो कार ज़्यादा महंगी तो नहीं थी पर ज़्यादा सस्ती भी नहीं थी। उस कार में से एक लड़की बाहर निकली, वो बहुत खूबसूरत थी। रवि उसकी खूबसूरती देख के हैरान था। रवि ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। वो पानीपुरी वाले के पास आए और उसको पानीपुरी लगाने को बोला। रवि अभी भी उसको घूरे जा रहा था। जब उस लड़की ने रवि के सामने अपना हाथ हिलाया तब रवि में कुछ रिएक्ट किया। उसने देखा कि वो लड़की उसको ही देख रही थी। रवि को शर्मिंदगी हो रही थी। रवि ने अपनी नज़र उससे हटा ली। रवि के कपड़े भी बहुत खराब हो गए थे। वो लड़की रवि को देखकर अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही थी। रवि ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रवि जब पानीपुरी खत्म करके अपनी प्लेट को कचरा पात्र में डाल ही रहा था कि वो चलते चलते लड़खड़ा गया। उससे उस प्लेट का पानी उस लड़की के कपड़ों पर चला गया। रवि ने देखा कि उस लड़की की ड्रेस बहुत ही महंगी थी और उस पर दाग लग गया था। सॉरी मैडम, वो मैं बस फिसल गया। रवि इससे आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस लड़की ने रवि को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। रवि ने इसकी तो कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा कि ये तो उसने जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी उसे लगा कि शायद ये उसी की गलती थी। यू चीप, देख के नहीं चल सकता था क्या? दिखता नहीं है क्या? भिखारी कहीं का, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तूने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी, उस लड़की ने अपनी ड्रेस को साफ करते हुए कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि इसमें उसकी गलती थी। अब वहां पर भीड़ जमा होने लगी। तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस कितने की है? तुम्हें कैसे पता होगी? तेरे जैसे भिखारी ने ये ड्रेस देखी भी होगी। अब मुझे इसके पैसे कौन देगा? उस लड़की ने कहा। मैडम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, रवि ने अपना सर नीचे करते हुए कहा। रवि ने इस तरह का ड्रामा अपनी गरीबी की जिंदगी में बहुत बार देखा था। रवि को अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। पैसे नहीं है का क्या मतलब? तुम्हें मेरी ड्रेस के पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना आज तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे, उस लड़की ने कहा।
रवि अब थोड़ा गुस्सा आने लगा, उसे वो लड़की अजीब लग रही थी। इतनी से बात के लिए इतना बड़ा इश्यू कौन बनता है? मैडम, इतनी से बात के लिए इतना बड़ा इश्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बात करके इसकी सॉल्व कर लेंगे, रवि ने कहा। क्या कहा तूने? बात करके निपटा लेंगे, और तुझे से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझे? उस लड़की ने कहा। अब आगे क्या होगा? रवि कैसे निकलेगा इस मुसीबत से? एपिसोड 30 होटल विक्टोरिया। रवि जब पानी पूरी खा रहा था तो गलती से उसका पानी वहां पर खड़ी एक लड़की के कपड़ों पर जा गिरा। रवि ने उससे माफ़ी मांग ली थी, पर वो लड़की बहुत एटीट्यूड वाली थी। वो रवि को भला बुरा कहने लगी। वो रवि को भिखारी कह रही थी। उसने रवि को धमकी दी कि अगर उसने उसकी ड्रेस के पैसे नहीं दिए तो वो उसको वहां से जाने नहीं देगी। रवि उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत जिद्दी थी। रवि अब कुछ कर भी नहीं सकता था। रवि उस लड़की के लिए अपनी पहचान तो नहीं बता सकता था। वो कुछ ऐसा सोच रहा था जिससे ये मामला और न बिगड़े। देखिए मैडम, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल पैसे से दूंगा, आप मेरे नंबर ले लीजिए, मैं पक्का आपको कल पैसे दे दूंगा, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। रवि को लगा वो पागल हो गई थी, वो बस हंसे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो रुकी, बोली, मुझे क्या तूने पागल समझ रखा है? तू मुझे कल का बहाना देकर यहाँ से बच के नहीं जा सकता। और मान लो कि एक बार को मैंने तेरी इस बात को मान लिया कि तू मुझे कल पैसे दे देगा, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरे पास पैसे भी है जो तू मुझे दे सके। रवि उसकी ये बात सुनकर कुछ नहीं बोला। उसे अब समझ आ गया था कि ऐसे तो ये लड़की कभी भी नहीं मानेगी। रवि अब सोच रहा था कि उसे अंसारी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके पास अंसारी के नंबर भी थे। रवि अपना फ़ोन निकाल ही रहा था कि इतने में उस लड़की का फ़ोन बज उठा। रवि ने अपना फ़ोन फिर से अपनी जेब में रख दिया। इसके बाद उस लड़की ने अपना फ़ोन लिया और फ़ोन के स्क्रीन पर देखते ही उसके चेहरे का रंग उतर गया। रवि को लगा उस लड़की में कोई भूत देख लिया है। वो बहुत डर गई थी। रवि को उसका ये रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। उस लड़की ने अपना फ़ोन पिक किया और रवि और बाकी सब लोगों से दूर जाकर बात करने लगी। रवि अभी भी वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपनी बात पूरी की और रवि के पास वापस आ गई। तुम्हारी किस्मत आज अच्छी थी कि आज तुम मुझसे बच गए, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तुझसे मैं मेरी ड्रेस के पैसे लेकर ही रहूँगा, चाहे तू दिल्ली में कहीं पर छिप जा। अभी मुझे मेरी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, उस लड़की ने कहा और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। रवि और बाकी लोग बस उसे जाते हुए देख रहे थे। रवि ने मन में सोचा, अजीब लड़की थी, इतनी से बात के लिए इतना बड़ा हंगामा। इसके बाद रवि ने पानीपुरी वाले को पैसे दिए और वहां से अंसारी के दिए हुए एड्रेस की ओर चल दिया। कुछ देर बाद रवि उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो दिल्ली की सबसे बड़ी होटल थी। रवि उस होटल को देखकर हैरान हो गया। रवि ने इतनी बड़ी होटल पहली बार देखी थी। होटल के बाहर एक से एक बढ़कर महंगी कार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस होटल में कोई बहुत बड़ा स्टार आया था। रवि ये सब देख थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंसारी ने इतनी बड़ी होटल में ये मीटिंग क्यों रखी थी। वो किसी दूसरी जगह भी ये मीटिंग रख सकता था। इसके बाद रवि होटल के मेन गेट पर आ गया। वहां पर कुछ गार्ड खड़े थे। वो रवि को घूर कर देख रहे थे। रवि को समझ आ गया था कि वो गार्ड उसको ऐसे क्यों देख रहे थे। ये रवि के कपड़ों के वजह से था, पर रवि में गार्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा होटल के में हॉल में आ गया। वो इसके बाद सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ा। वो लिफ्ट में चढ़ा और 10वें फ्लोर पर आ गया। उस फ्लोर के एंट्री गेट पर भी कुछ गार्ड्स थे। वो फ्लोर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था। रवि जब लिफ्ट में उतरा और वहां से आगे बढ़ने लगा तो उसे एक गार्ड ने रोक लिया। सर, आपका कार्ड, उनमें से एक गार्ड ने कहा। कार्ड? कौन सा कार्ड? रवि ने पूछा। अंदर जाने के लिए एक कार्ड होना चाहिए, क्या आपके पास नहीं है? गार्ड ने पूछा। नहीं, रवि में कहा। तो आप अंदर नहीं जा सकते, गार्ड ने कहा। देखिए सर, मुझे यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया गया था और आने से पहले मुझे कार्ड के बारे में नहीं बताया गया था, रवि ने कहा। रवि के ये बात सुनकर गार्ड रवि को घूरने लगा। गार्ड को ऐसे घूरते देख रवि को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो यहाँ आ तो गया था, पर वही गंदे कपड़ों के साथ रवि को बहुत ही शर्म आ रही थी। देखिए, हमें ये क्लियर बताया गया है कि बिना कार्ड के किसको भी अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। अगर आपको अंदर जाना है तो कार्ड लेकर आना होगा, गार्ड ने कहा। देखिए सर, अंदर मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है अभी, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है, बात को समझने की कोशिश करो, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड हंसने लगे। वो रवि को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। तुझे समझ नहीं आ रहा कि बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते? फिर क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा, उस गार्ड ने कहा। गार्ड की बात सुनकर रवि को अब गुस्सा आने लगा। गार्ड उसकी पूरी बात ही नहीं सुन रहा था। देखिए, अब आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि मुझे यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया गया है, मुझे अंदर जाने दो, रवि ने कहा। अब वहाँ खड़े गार्ड को गुस्सा आ गया। एलर के, अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा, इससे अच्छा है कि तू यहाँ से चला जा, उस गार्ड ने कहा। गार्ड के कहने के बाद भी रवि अपनी जगह से हिला तक नहीं। उस पर गार्ड के बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी जब रवि वहाँ से हिल ही नहीं रहा था तो गार्ड ने सिक्योरिटी को बुला लिया। अब आगे क्या होगा, कैसे बचेगा रवि सिक्योरिटी से जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 पर।